In any genuine case, you can get an extension of 90 more days. यानी कि 270 दिन में प्लान बनना ही चाहिए बॉस. बट आजकल एक नई चीज आई, एक अमेंडमेंट आया. क्या बोला मैंने? ग्रेस पीरियड. बिल्कुल सही कह रहा है विपुल. होविट. ओके. रवि जोशी कह रहे हैं टाइम फॉर जेन्युइन केसेस. वेरी गुड. चलो कौन जवाब देगा? ओहो नेहा मुंड्रा. बेटा बहुत पढ़ाई करी है आपने. मेरा बच्चा प्रवीण गुप्ता, मेरा बेबी. कौन है? 330. बिल्कुल सही करे. अभी अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट आया जिसके मुताबिक ये लिखा है 270 नहीं 330 दिन देंगे. अगर 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 मान ली कोई भी कोर्ट कचहरी वाला काम चल रहा होगा, कुछ लीगल काम, लीगल कुछ तो इसमें कुछ तो लीगल केसेस, लीगल प्रोसीडिंग अगर चल रही होगी, इन दैट केस यू मे टेक 330 डेज. यानी कि प्लान बनाने के लिए 270 दिन आम केस में लगेंगे, पर अगर लीगल प्रोसीडिंग अगर होंगी तो इन दैट केस 270 प्लस कितने होंगे? आई थिंक 60 मोर डेज. देन इट विल बिकम 330 डेज. ओके. तो नॉर्मल केसेस में अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलती 270 दिन, अगर लीगल प्रोसीडिंग चल रही होगी, कुछ ऐसे मान लीजिए कोई कंपनी के खिलाफ ऑलरेडी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, इन दैट केस 60 डेज मोर कैन बी अलॉटेड. आई थिंक you all can understand this. Everyone, come on. Yeah. Okay. Okay, guys, let's start. Come on. So, ये पूरा के पूरा चार्ट आपको अच्छे से देखना है, समझना है. स्क्रीन पे लिखा, पूरा ध्यान से पढ़िएगा. 1 से 2 मिनट का समय, बिकॉज यही चीज है जो 32 सेक्शन कवर करेंगे. इसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा बैक टू बैक सारे सेक्शंस. प्लीज गो थ्रू दिस चार्ट. और अगर आपको समझ में आ गया, आंखें बंद करिए, रिकॉल करिए, समझिए क्या लिखा है इसके अंदर. पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, पूरा अगर आपने ऐसे आंखें बंद करके रिकॉल करे. एक बार चलो मेरे साथ में आंखें बंद करो. सबसे पहले क्या होगा भाई और बहनों? सबसे पहले क्या होगा? अप्लाई करेगा एसबीआई. किसको? एनसीएलटी. एनसीएलटी कितने लेगा? 14 डेज. देन 14 डेज में हाँ भी बोल सकता है, ना भी. ना बोलो तो और कितने दिन मिलेंगे? 7 डेज मोर. उसके बाद में क्या होगा? आईआरपी को अपॉइंट किया जाएगा. आईआरपी क्या करेगा? आईआरपी करेगा पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद में क्या होगा? पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद में सारे क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करेंगे. सारे क्रेडिटर्स अपना क्लेम देंगे, क्लेम को वेरीफाई करेंगे, और जिनका क्लेम वेरीफाई उसका बनाएंगे सीओसी. ये सारा काम 30 दिन में हो जाना चाहिए. कमेटी के आने के बाद में 7 दिनों के अंदर बनाया जाएगा. मीटिंग में 2 बातें होगी. एक तो आईआरपी बनेगा, या फिर किसी और को आरपी बनाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एनसीएलटी बोलेगा किसको? आईबीबीआई को. और आईबीबीआई केवल 10 दिन में एक नए आरपी को भेज सकता है, चाहे आरपी नया हो या पुराना हो, व्हाटएवर इट मेक्स, व्हाटएवर इट इज. ओके. देन व्हाट विल मेक? You will make information memorandum, and on the basis of information memorandum, applicant यानी कि SBI will make a plan, but that plan will be sanctioned by not only RP but also COC. दोनों ने हाँ बोलने के बाद में उसके बाद जाएगा वो एनसीएलटी के पास. एनसीएलटी ने अगर हाँ बोल दिया तो कंपनी इसके ही मुताबिक आने वाले कई सालों तक चलेगी, और इस तरह से एसबीआई अपने पैसे वसूल करने में कामयाब. अगर हो गया, ये ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ये प्लान जो बनाया था वो आगे बोलो क्या हुआ? वैसा नहीं हुआ, चला ही नहीं. उसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में हो जाएगा सब कुछ बंद, एंड इट विल बी अ कंप्लीट लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी हो जाएगी लिक्विडेट. अगर एनसीएलटी इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया तो कंपनी हो जाएगा लिक्विडेट. आप बताएंगे इस पूरे सीआरपी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 180 days. Further extension is what? Not more than 90 days. And the total is 270. But in the legal proceeding अगर चल रहा होता है, in this full entire plan may take 335 days. Sorry, 330 days. Okay? Okay. एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे सभी लोग. प्लीज इसको देखो, प्लीज देखो, क्योंकि ये जो प्लान जो बनाया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको एक बार देखिए, फिर इसके अंदर मैं सेक्शन पढ़ाना चालू करूंगा. प्लीज गो थ्रू इट.
Okay, guys, let's start. Let's do it. Come on. So I hope you got it, guys. So can we proceed further? Okay, we can proceed. कुछ अमेंडमेंट्स भी आए, हम लोग जब पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ाते रहेंगे आपको. Okay, so let's do it. Let's cover one by one all the sections. So let's start from section number 4. What's that? Applicability of part 2. ये सब क्या बोल रहा है? किसको कहते हैं part 2? Part 2 किसको कहते हैं भाई? ये है, जरा देखिए, इसको कहते हैं part 1 part 2. क्या लिखा है यहां पे? लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, चेक इट आउट. ओके, इस पूरे चैप्टर में you'll find 255 sections, and we are going to focus mainly on part number 2, insolvency resolution and the liquidation for corporate person. Our focus will be mainly on section number 4 till section number 77. इसमें से भी बहुत सारे सेक्शन हमारे इस ICAI ने कवर नहीं किए, तो हमारे पास बहुत ही कम सेक्शन है, ज्यादा सेक्शन नहीं, पर जो भी है औसम है, बहुत मजा आएगा पढ़ के सुन के. तो इस पार्ट 2 यानी कि इस पूरे चैप्टर में 5 पार्ट्स है. यहाँ पे वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप के अगेंस्ट में कैसे जाना उसके बारे में बात करते हैं पार्ट 3 में. पार्ट 2 में वो बात करते हैं कॉर्पोरेट, यानी कि रिलायंस, यानी कि क्या था वो, अनिल अंबानी का कौन सा था वो, आरकॉम के खिलाफ जाना है तो पार्ट 2, समझा. वीडियोकॉन के खिलाफ जाना है तो पार्ट 2. और कोई इंडिविजुअल पर्सन या पार्टनरशिप फॉर्म आपके पैसे नहीं दे रहा होगा, you have to use sections of part number 3. Part number 4, regulations of insolvency, professional agencies और information utility के बारे में जानकारी दी है. Part 5 में miscellaneous चीजें दी है. Part 1 में preliminary चीजें दी है. तो मेनली हमारा फोकस जो है वो पार्ट 2 को लेकर है, और अभी हाल ही में पार्ट 3 के ऊपर भी फोकस किया गया है. तो मेनली हमारा फोकस होगा पार्ट 2 पर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. जरा इसको देखिए, क्या लिखा है रे, क्या लिखा है, क्या है, क्या ये, क्या लिखा है, क्या किया मैंने, क्या किया. आई होप यूल अंडरस्टैंड व्हाट्स दिस. जैसे कंपनी का डिफॉल्ट अकरेंस होगा, ये क्रेडिटर यानी कि एसबीआई जाएगा अपने पैसे मांगने के लिए एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी अपॉइंट करेगा आईआरपी, और उसके बाद में ना चलेगी डायरेक्टर की, ना चलेगी शेयर होल्डर की, चलेगी सिर्फ आईआरपी की, यानी कि आईआरपी इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय सीओसी, यानी कि चलेगी सीओसी की. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस इमेज में काफी चीजें क्लियर है. इसीलिए तो आईआरपी आने के बाद में कंपनी के लोगों को बिल्कुल पसंद है. सोचिए ना, जिसने कंपनी बनाई है, 1 करोड़ पर, मान लो कंपनी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी रखता है, उसने 1 करोड़ किसी के दिए नहीं, उसके बाद में एनसीएलटी क्या बोलता है, तुम सारे डायरेक्टर हटो, सारे शेयर होल्डर हट जाओ, और एक काम करो, आज के आदमी तुम्हारा काम आईआरपी देखेगा. कितना इंसल्टिंग है ये. I mean, the person who created the company, considered the person who managed the entire empire of the company, who created his own world, and because he is not paying 1 crore rupees, so you are asking somebody else to. इसीलिए लोग इज्जत से पैसे वापस कर देते हैं इनके. पर जो बहुत ही ठग लोग हैं, वीडियोकॉन जैसे, अभी ये अनिल अंबानी जैसे, उस केस में इट इज रियली बिग ट्रबल. बट छोटे छोटे लोग इज्जत से पैसे लौटा देते हैं इनके. ये वीडियो बेटा हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहेगा ना, मधुर कौन नाम है उसका, ठीक है, डोंट वरी. आगे बढ़ेंगे. इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को आगे चालू करें, कुछ जानकारी आपके पास में होना बेहद जरूरी है. वो ये है आपके सामने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड व्हाट एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज. आप मुझे बताओ, ए इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1 इज व्हाट एनसीएलटी, नंबर 2 इज व्हाट डीआरटी. बताएंगे दोस्तों, डीआरटी के पास कब जाएगा? जब आपको कंप्लेन करना है किसी इंडिविजुअल पार्टनरशिप के अगेंस्ट में, समझा. और अगर आपको कॉर्पोरेट, एलएलपी, आपको ऐसे लोगों के खिलाफ जाना है, तो हैव टू गो टू एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सुप्रीम कोर्ट, वो सब चीजें. आपसे एक सवाल पूछेगा, अगर मान लीजिए आपको अनिल अंबानी के खिलाफ, यानी कि आरकॉम के खिलाफ जाना है या वीडियोकॉन के खिलाफ जाना है, तो एसबीआई कहां जाएगी? एसबीआई जाएगी एनसीएलटी के पास. किसी एसबीआई ने किसी इंडिविजुअल को पैसे दिए थे और वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म पैसे नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जाएगा डीआरटी. डीआरटी का लॉ फॉर्म क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. ओके, आज इधर की बात करते हैं. आईबीबीआई. आईबीबीआई के 3 बच्चे बनाए. नंबर 1 इज व्हाट? आईपीए, आईपी एंड आईयू. आप सभी जानते हैं आईपी कौन है?
क्या होता है, आपको ये पूरा काम करने के लिए एक होशियार व्यक्ति चाहिए। होशियार व्यक्ति का नाम क्या है? अब हर कोई आदमी बोलेगा मैं होशियार हूं, मैं होशियार हूं। ऐसा वो व्यक्ति जो अपने आप को होशियार समझता है, उसने आईबीबीआई द्वारा जो कंडक्ट की गई एग्जामिनेशन है, उनकी एग्जामिनेशन को पास करें, और वो जो पास कर लेता है ना, उसका नाम हो जाता है आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आजकल बहुत लोग करने लगे हैं, आप पूछ सकते हो बाजार में। अब ये आईपीए कौन है? ये आईपीए क्या होता है? आईबीबीआई इसका पेपर सेट करती है, और उस पेपर को कंडक्ट कराने का मैकेनिज्म आईसीएसआई के पास है, आईसीआई के पास है। आप जानते हो इनको एग्जामिनेशन कंडक्ट करना आता है। तो लोग मतलब आईसीआई को सिर्फ सीए बनाने की ही आजकल परीक्षा कंडक्ट करना नहीं होती है, वो परीक्षा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने की भी परीक्षा वो लोग कंडक्ट करवाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आईपीए कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, आईसीएआई, आईसीएसआई एंड आईसीएमआई। ठीक है ना? अब आईपी कौन होते हैं? जिसने एग्जामिनेशन पास किए। पेपर कौन सेट करता है? आईबीबीआई। पेपर कंडक्ट कौन करता है? एग्जामिनेशन लेता कौन है? आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई। लास्ट में आयु क्या होता है? व्हाट इज दिस आयु? सोचिए एक बार विजय माल्या को पैसे लेने थे बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा बोले आप कौन? बोले मैं विजय माल्या। बोले आई वुड लाइक टू मीट यू। बोले आप कौन? बोले मैं आपसे लोन लेना चाहता हूं। बोले हम लोग लोन देने से पहले इंसान की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। बोले कोई बात नहीं सर, आप मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करिएगा। मिलने का समय डिसाइड होता है। विजय माल्या अपना जेट, प्राइवेट फ्लाइट उसको भेजता है लेने के लिए। सोचिए मीटिंग के वास्ते जब मैनेजर को बुलाया गया तो उसको फ्लाइट भेजे गई। सोचो मैनेजर की इज्जत कितनी बढ़ गई। मैनेजर ने उसके अपने क्रेडिबिलिटी की बात ही नहीं करी। 400 करोड़ का लोन लेने के लिए 400 करोड़ की फ्लाइट भेजे गई। सोचो मीटिंग में 400 करोड़ का जैसा जिक्र निकला, मैनेजर ने कोई सवाल नहीं किया। इसी तरह से विजय माल्या ने बहुत लोगों को ठग लिया अपना ऑरा दिखा के। उस समय आईयू होता। आयु एक ऐसी चीज होती है कि हर कोई व्यक्ति जो लोन लेता है आजकल बैंक से, उसका कुंडली यानी कि उसका सारा हिसाब किताब आयु में होता है। आज के बाद में कोई भी बैंक किसी को पैसा देने से पहले उसकी जानकारी आयु में प्राप्त करता है। किसने आज तक कौन से बैंक से कितना कितना पैसा लिया है, किसको चूना लगाया है, उसकी सारी जानकारी आयु से प्राप्त करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, डेटाबेस एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। ये पूरा ये बैकग्राउंड है, ये आपको समझना जरूरी था। ओके फाइन, सो वी आर मूविंग ऑन दिस। चलो अगर बढ़ते हैं आगे। जो कोड है किस किस को एप्लीकेबल है? अगर इंडिविजुअल पैसे डुबा दे, पार्टनरशिप फर्म डुबा दे, एलएलपी डुबा दे, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। समझ में आ रहा होगा आपको? तो कंपनीज एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ, या फिर मान लीजिए कोई भी जैसे कि आप जान सकते हो एलआईसी है, और उस तरह से कोई भी स्पेशल एक्ट में जो आया हुआ है वो है, एलएलपी है, अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल्स। तो इसमें से कोई भी पैसे डुबा दे तो उन सब के अगेंस्ट में कार्रवाई करने का अधिकार आईबीसी चैप्टर ने दिया हुआ है। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़िए, क्या लिखा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं भाई और बहनों, यानी कि अब बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट डेटर्स की, यानी कि वीडियोकॉन जैसे लोगों की, विजय माल्या जैसे किंगफिशर कंपनी की, आरकॉम जैसे लोगों की, एसआर स्टील जैसों की। ये लोग अगर पैसे ले लें और अगर पैसे ना दे तो कितने पैसे इन्होंने नहीं देना चाहिए? अगर ये 1 करोड़ भी अगर ना देना, मान लीजिए एसबीआई से उन्होंने 500 करोड़ लिए थे, एसबीआई से उन्होंने 500 करोड़ लिए थे और एसबीआई के पैसे नहीं दिए, तो क्या एसबीआई जा सकता कि ऑब्वियसली 500 करोड़ ऐसे जाएगा?
पर कैनरा बैंक ने विजय माल्या को सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिए थे, और वो 1 करोड़ रुपए नहीं दिए ना, फिर भी कैनरा बैंक भी एनसीएलटी में जा सकता। दिस इज टू बी नोटेड। क्या लिखा है? मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपीज, सीजे में प्रोवाइड हायर मिनिमम अमाउंट नॉट बियॉन्ड। ये तब की बात है जब कोविड के पहले की। मिनिमम अमाउंट यहां पे 1 लाख लिखा है। अब ये अमेंडमेंट आने के बाद में 1 लाख का लिमिट हट गया। कंपलसरी 1 करोड़ रुपए तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कैनरा बैंक ने सिर्फ 50 लाख दिए थे और 50 लाख नहीं दिए, उसके खिलाफ एनसीएलटी में नहीं जा सकते हैं। दिस वॉज डन इन द लास्ट अमेंडमेंट। ओके, अंडरस्टूड? तो बताएंगे जवाब, कितने पैसे कम से कम होना चाहिए, कितने पैसे कम से कम नहीं देना चाहिए? जवाब देंगे चैट में, कितने पैसे कम से कम नहीं देने पर ही आप एनसीएलटी के पास जाओगे? जवाब आना चाहिए चैट में, जवाब आना चाहिए चैट में। कम ऑन। शिवानी कह रही 1 करोड़, 1 करोड़, कम ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप कुमार 1 करोड़, कुणाल सोनी 1 करोड़, प्रवीण गुप्ता, सभी को 1 करोड़ मिलेंगे, सभी को 1 करोड़ देंगे। राहुल नाडा 1 करोड़, 1 खोखा, बिल्कुल सही बेटा। जयंत 1 खोखा, 1 खोखा, बिल्कुल सही है। कमाल, ये हो गई बात। आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है ये? सेक्शन नंबर 6 में यह लिखा है, पर्सन हु मे इनिशिएट सीआरपी। आखिर कौन से लोग बोल सकते हैं कि ये काम करेगा इस कंपनी के खिलाफ? सीआरपी चालू कर दे। सीआरपी कितने दिन का होता है? 180 दिन का। कौन बोल सकता है? 3 लोग। एक, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वीडियोकॉन एसबीआई। मुझे बताओ क्या एसबीआई बोल सकते हैं? हाँ जी, एसबीआई को तो पूरा अधिकार है, बेचारे के पैसे है। तो क्या नाम है उसका? फाइनेंशियल क्रेडिटर। पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या वीडियोकॉन खुद ब खुद बोल सकता है कि मेरा सीआरपी चालू करो? तो जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप मुझे, मेरा सवाल है, क्या सीआरपी चालू करने के लिए क्या वीडियोकॉन खुद ही बोलेगा कि मैं बर्बाद हो गया हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं अब लोगों के पैसे दे पाऊंगा, मुझे लगता है कि यार एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, मेरा सीआरपी चालू करो। मैं खुद ही, यानी कि वीडियोकॉन खुद ही बोलता है कि मेरा अभी कुछ सच्चा नहीं है, मैं ये कंपनी चलाने योग्य नहीं है, एक काम करो तुम ही मेरी कंपनी को चलाओ। क्या ऐसा वीडियोकॉन कह सकता है? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आंसर इज यस। वहां पे तीसरा बात लिखा, कॉर्पोरेट डेटर। डेटर यानी कि कौन है? वीडियोकॉन इज द डेटर। तो कभी कभी बहुत अच्छे डेटर्स भी होते हैं जो खुद ही आ जाते, सरेंडर करते, भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शेयर होल्डर डायरेक्टर्स बोलते हैं हमसे नहीं होगा साहब, कंपनी अब बद से बदतर हो चुकी है, एक काम करो तुम ही चलाओ। चलाएंगे, कुछ बच गया तो अच्छी बात, नहीं बच गया तो लिक्विडेशन कर देना। यस। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कौन? जिसने पैसा दिया है, एग्जांपल एसबीआई। कॉर्पोरेट क्रेडिटर मतलब कौन? जिसने पैसा लिया है, यानी कि वीडियोकॉन। ये तीसरा कौन है रे? ऑपरेशनल क्रेडिटर। हु इज ही? हु इज ऑपरेशनल? कौन है ये? अरे ये है कौन? ये वो इंसान है जिसने पैसा नहीं दिया वीडियोकॉन को, जिसने पैसा नहीं दिया, जिसने पैसा नहीं दिया, फिर क्या दिया? माल दिया। माल यानी कि रॉ मटेरियल, हो सकता है कुछ गुड्स दिए होंगे और उसका पैसा वीडियोकॉन, हो सकता है वीडियोकॉन वाज मेकिंग द टीवी, और टीवी बनाने का पिक्चर ट्यूब किसी ने वीडियोकॉन को दिया हुआ। देखो एसबीआई ने तो पैसा दिया था, वो तो फर्स्ट कैटेगरी में कवर हो गया, पर कुछ लोगों ने वीडियोकॉन को क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? पैसा नहीं, माल दिया, गुड्स दिया। ऐसे लोगों को भी अलाउ किया गया कि वो अप्लाई कर सके। कहां जा सके? वो भी अप्लाई कर सके। किसके पास में? एनसीएलटी के पास जाके। दिख रहा है यहां पे? बिल्कुल सब सही है। बहुत अलर्ट लोग बैठे हैं इस क्लास में, जितने भी लोग चैप्टर अटेंड कर रहे हैं सभी लोगों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपकी वजह से मैं इतना अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं। क्योंकि अगर कोई क्राउड ही नहीं होता तो पढ़ाने में इतना बोर होता है, आप जानते हैं। पर आप लोगों की वजह से मेरा मन लग रहा है। आप बिल्कुल ऐसे जवाब दे रहे तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। माल देना जरूरी है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े तो बताएंगे कौन से 3 लोग सीआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ए के पास एक, जिसने पैसा दिया, नाम है फाइनेंशियल क्रेडिटर। जिसने गुड्स दिया, नाम है ऑपरेशनल क्रेडिटर। और जिसने पैसे डुबा दिया या टाइम पर नहीं दिया, नाम है कॉर्पोरेट डेटर। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे सर। सेक्शन नंबर 7 भी आ गया। ये सेक्शन नंबर 7 इज हियर विद ये ऑल। सर ये पीपीटीज जो है कि हमें मिलेंगी? हाँ मिलेगी। कहां मिलेगी? आपको मिलेगी वहां पे। कहां पे मिलेगी? टेलीग्राम पर। अभी आप ध्यान दो ना इधर, बाद में ले लेना, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए। थैंक यू सो मच चौधरी।
अदर क्या लिखा है, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, यानी कि एसबीआई को अगर लगता है वो केस अप्लाई कर, तो कैसे कर सकता है, ये कर सकता भी है क्या, नहीं कर सकता है, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, बताओ क्या होगा, जरा पढ़िए क्या लिखा है। Financial creditor will make an application to whom? He will make an application to NCLT. But NCLT को अप्लाई करते समय क्या देना पड़ेगा, आखिर रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट क्या है, कब इन्होंने पैसे लिए थे, क्या ड्यू डेट था, नेम ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड, यानी कि क्या हमारे तरफ से इस बंदे को हम लोग रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स बना रहे हैं। When you make an application to NCLT, आपने सिर्फ यही नहीं बोलना चाहिए कि कितने पैसे इसने नहीं दिए, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट तो बताना ही पड़ेगा, पर आखिर ये कंपनी जो क्या बोलते हैं तारेगा कौन, कौन इनकी तरफ से वो बंदा होगा जो कंपनी तारने की काबिलियत रखती है। इसलिए हम लोग जब अप्लाई करते तभी हम लोग बोलते थे कि हमारी तरफ से जब कंपनी तारने की बात आएगी, ये बंदे को हम अभी से आपको बता रहे हैं कि ये बंदा हमें अच्छा लगता है, एंड अदर इंफॉर्मेशन ये एप्लीकेशन के साथ में दिया जाएगा। चलो एक बार बोले, सो कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर विल मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट नंबर 1 डिफॉल्ट का डेटा, डॉक्यूमेंट नंबर 2 कौन होगा आरपी, और अदर इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है सब देगा। अब बताओ कितने दिन का वक्त लेगा, इट विल टेक 14 डेज टू से यस और नो। हाँ बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वहां से लेके 180 दिन का प्लान बनाएंगे, और ना बोलेंगे तो 7 दिन की इजाजत देंगे, ताकि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने यहां पे ठीक से नहीं जमा किए होंगे, दे विल गेट फर्दर मोर 7 डेज टू सबमिट दोस डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है 7 दिनों के बाद में वो डॉक्यूमेंट बराबर से सबमिट कर दे और एक केस एक्सेप्ट हो जाए। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 2 ऑर्डर पास होगी। ऑर्डर नंबर 1 डिफॉल्ट अकर्ड, सच में डिफॉल्ट हुआ है तो एडमिट करेंगे, कमेंसमेंट हो जाएगा। पर 7 दिन क्या लिखा है, कम्युनिकेट टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड अदर कॉर्पोरेट डेटर्स, ठीक है ना, सबको इन्फॉर्म कर देंगे भाई एसबीआई ने अप्लाई किया है। भाई वीडियोकॉन से पैसे लेने वाले, वीडियोकॉन को पैसे देने वाले और भी तो बैंक हो सकती है ना, भले ही अप्लाई एसबीआई ने किया, बाकी बैंक को भी तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी ना भाई कि इसके खिलाफ आईबीसी का सीआरपी चालू हो चुका है। समझ में आया। और दूसरी बात क्या है, अगर अप्लाई किया वहां पे क्या लिखा है और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, क्योंकि अगर डिफॉल्ट नॉट अकर्ड, अगर ऐसा लगता है नहीं डिफॉल्ट हुआ है करके, कभी भी लोग हो सकता है जानबूझ के कुछ डॉक्यूमेंट दे दे जो डिफॉल्ट नहीं था, यानी हो सकता है एनसीएलटी को ऐसा लगे कि वीडियोकॉन ने कुछ गलत काम नहीं किया है तो रिजेक्ट कर देंगे। या फिर ऐसा बोल सकते भाई एक काम कर, तुमने वो डिफॉल्ट के पेपर बराबर से सबमिट नहीं किए, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना 7 दिनों के अंदर, तो हो सकता है हम एक्सेप्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। आई होप यू गेट इट गाइस, या थैंक यू सो मच। आई थिंक सेक्शन नंबर 7 यू गॉट इट, या बोलेंगे। सेक्शन नंबर 6 में हमने देखा था 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डेटर यानी कि कौन, वीडियोकॉन, एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि एसबीआई, और एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि कौन, जिन्होंने गुड सप्लाई किया। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है, अगर एसबीआई अप्लाई करेगा तो क्या होगा, उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, एनसीएलटी को, किसके साथ में, डिफॉल्ट के डॉक्यूमेंट के साथ में, अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। कब एक्सेप्ट होगा, जब लगता है सच में डिफॉल्ट अकर हुआ है। एक्सेप्ट होने के 7 दिनों के अंदर बाकी क्रेडिटर्स को भी समझा दिया जाएगा। रिजेक्ट हो सकता है, हाँ, अगर उनको लगता है डिफॉल्ट अकर ही नहीं हो, किसको लगता है, एनसीएलटी को लगता है डिफॉल्ट अकर नहीं हो, तो उसके बाद में 7 दिन का और मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। आई थिंक ये सेक्शन नंबर 7 आप सभी को समझ में आया क्या। आईआरपी का नाम सिंगल क्रेडिटर प्रपोज करता है, हाँ जी बराबर है। कैन एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एफसी फाइल कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। आगे बढ़े, ओके गाइस, ओके। अब हम अगर इसको पढ़ना चाहें आपके बुक से तो ये ऐसे दिखता है। ये हमने आपके मॉड्यूल्स का डेटा आपके सामने रखा है। सेक्शन नंबर 6 मॉड्यूल में कुछ ऐसे ही लिखा है, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जरा देखिए सेक्शन नंबर 7 अगर आप मॉड्यूल पढ़ने जाए तो कैसा दिखता है, वो ऐसे दिखता है। ये सेक्शन नंबर क्या है, ये सेक्शन नंबर 7 क्या लिखा है यहां पे,
Initiation of a corporate insolvency resolution process by financial creditors. Filing of application before adjudicating authority. जो मैंने सेक्शन नंबर 7 आपको पीपीटी में पढ़ के बताया था, मैं उसको सिर्फ यहां से रीड आउट कर रहा था कि आपको लगे हाँ भाई मॉड्यूल में भी ऐसा ही लिखा होता है। एक बार जरा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। और फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि एसबीआई ईदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, समझा, खुद से या दूसरे बैंक के साथ में, और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द, कोई तो पूछ रहा था ना कोई और बिहाफ में कर सकते हैं, हाँ, फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ में और कोई बंदे के साथ, एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर यानी कि वीडियोकॉन के अगेंस्ट में बिफोर यानी कौन, एनसीएलटी। अ डिफॉल्ट इंक्लूड्स अ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल डेट ओवर्ड नॉट ओनली टू द एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर बट और टू एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। क्या लिखा है? A default includes a default in respect of the financial debt owed not only to the applicant financial creditor यानी कि एसबीआई का ही पैसा नहीं but to any other financial creditor के पैसे नहीं देने पर भी ये अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अर्थात अगर ये बंदा, अगर बहुत सारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, यानी कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, कैनरा बैंक ने भी पैसा दिया है, किसको दिया है, वीडियोकॉन को पैसा दिया, और एसबीआई ने भी दिया है। तो कह रहा है कि एसबीआई बैंक अपने पैसे डिफॉल्ट हुए तब भी अप्लाई कर सकता है, और साथ साथ में ये लिख रहा है कि डिफॉल्ट अगर दूसरी बैंक ने किया तो दूसरी बैंक को साथ में लेके ये भी एप्लीकेंट बन सकता है। अंडरस्टैंड करेगा, आगे बढ़ेंगे। The central government hereby notifies following person who may file an application for initiating corporate, कौन से लोग कर सकते हैं, for initiating a corporate insolvency resolution process against a corporate debtor before adjudicating authority on behalf of the financial creditors। financial creditor की behalf में कौन कर सकता है? अब देखो बच्चों, financial creditor जो भी बंदा हो सकता है अब वो दुनिया में ना रहा हो। He was an individual, he is not alive। क्या उसके बिहाफ में उसके गार्जियन, उसके बच्चे, उसके पापा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे, एन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एस्टेट ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। क्या लिखा? एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। समटाइम गार्डियन, देखो भाई एसबीआई तो खुद कर ही सकता है, पर एसबीआई के बिहाफ में मान लो कोई और एक बंदा है, एसबीआई नहीं, कोई किसी इंडिविजुअल नहीं दिया, तो इंडिविजुअल के गार्जियन हो सकते हैं, एन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है, या ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ में, डिबेंचर होल्डर्स के पैसे किसी कंपनी ने नहीं दिए तो उनके बिहाफ पे उसका ट्रस्टी भी अप्लाई कर सकता है। अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लो एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आ रहे तो उन्होंने उनके बिहाफ में, अब एसबीआई जैसे बैंक के हजारों लोगों ने पैसे डुबाए, आप बोलेंगे हर बार एसबीआई के डायरेक्टर आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं, तो एसबीआई के बिहाफ में उनका कोई तो एक बंदा होगा, एसबीआई के डायरेक्टर अपने बिहाफ में किसी बंदे को बोल सकते हैं कि जाके अप्लाई करो, तो पॉसिबल है ये। आगे तो कौन से लोग कर सकते हैं? जिसके पैसे डूब गए वो तो कर ही सकता है, उनके बिहाफ में एडमिनिस्ट्रेटर, उनके बिहाफ में गार्जियन, या फिर उसके बिहाफ में हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया कोई बंदा हो या ट्रस्टी हो, सब भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। Financial creditor shall along with the application furnish record of the default। क्या लिखा है? अभी हमने देखा ना, एसबीआई अगर बोलेगा साहब इसके खिलाफ, एसबीआई अगर अप्लाई करना है तो उसको बताना पड़ेगा भाई कितने पैसे थे, क्या डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट का पूरा रिकॉर्ड, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहिए उसका नाम और अदर इंफॉर्मेशन। आई थिंक ये सारी बातें मैंने पीपीटी में कवर की है। टाइम पीरियड फॉर द डिटर्मिनेशन कितना लगेगा? 14 डेज का। द ए शॉल विद इन 14 डेज बताना चाहिए हाँ या ना। ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर तो एडमिट भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। बताएंगे एडमिट कब हुआ? जब वो लगता है सारे डॉक्यूमेंट से ये डिफॉल्ट अकर्ड हुआ है। रिजेक्ट कब हुआ? जब डिफॉल्ट अकर्ड ही नहीं हुआ है। चलो ठीक है। नोटिस टू रेक्टिफाई कितने दिन का समय देना चाहिए? रेक्टिफाई होने को 7 दिन का समय देना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी कब हो गया? फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। समझ गया? सीआरपी कब चला हुआ? जिस दिन एडमिट किया, जिस दिन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में 14 डेज हो जाएंगे। 14 डेज के अंदर हाँ ना, जिस दिन आना हो डिसाइड हुआ, हाँ डिसाइड हुआ, वहां से लेके 180 दिनों के अंदर यह फैसला होना चाहिए। ओके सर, ओसी एप्लीकेशन फाइल का हाँ कर सकता है भाई, कर सकता है ना। वो 3 सेक्शन 6 में ही कवर ना। कौन पूछ रहा है ये? विपुल ऑलरेडी कवर हुआ ना सेक्शन 6 में। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर
Adjudicating authority shall communicate order of the admission or rejection of such application within 7 days. क्या बोल रहा है? 7 दिनों के अंदर बता दो किसको? In case of admission, the financial return, the corporate debtors. In case of rejection, to the financial return. क्या लिख रहा है ये? क्या लिख रहा है? अगर एक्सेप्ट कर लिया, आपको लगता नहीं बाकी सारे लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, साथ साथ में डेटर्स को भी इन्फॉर्म करना चाहिए? अगर मान लीजिए एसबीआई ने अप्लाई किया हुआ है और अगर एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद में किस किस को इन्फॉर्म करना चाहिए? इन्फॉर्म करना चाहिए बाकी बैंकर्स को, जो वीडियोकॉन के और भी बैंकर्स जो होंगे, और साथ साथ में वीडियोकॉन को भी तो बोलना पड़ेगा। और रिजेक्ट होने के बाद में किसको बोलना चाहिए? जिसने अप्लाई किया था उसको बोल देना चाहिए, फाइनेंशियल रेटर को। आगे विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, ये क्या चक्कर है? विड्रॉ क्यों हो सकता है? विड्रॉ भी हो जाए। आगे मैं आपको ये बताता हूं, पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे। हम लोग सेक्शन नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 7 पढ़ रहे हैं। आपको लगता नहीं जो पीपीटी में हमने पढ़ा था ये वही डेटा है? वही डेटा है भाई, कुछ नहीं। पर इसमें कैसा ऐसा बड़ा बड़ा लिख के देते हैं ताकि आपको लगता है कितना बड़ा है। कुछ बड़ा नहीं, छोटी सी चीजें पर एकदम फैला के लिखने की आदत होती है। ओके, The following scenarios may arise to the withdrawal of application before admission of application. क्या लिखा है? An application initiating CRP may be withdrawn before its admission. At any time with the permission, यानी कि आपने अप्लाई किया था, 14 डेज खत्म ही नहीं हुए। कभी कभी क्या होता है ना, अप्लाई करने के बाद में जो अपना कॉर्पोरेट डेटा है वो डर जाता है, वो बोलता है भाई पैसे ले ले, मेरी इज्जत मेरी इमेज मेरी प्रेस्टीज। अरे अगर ये चीज अगर ऑलरेडी अगर मान लीजिए आईपीपीआई में आया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे शेयर की दाम कम हो जाएंगे, लोग मेरे बारे में, मेरा सिविल जो मेरा क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। प्लीज भाई वापस ले ले, तेरा पैसा दे रहा हूं मेरे भाई। आगे क्या लिखा है? An application initiating CRP may be withdrawn before admission at any time. After admission भी हो सकता है। Once the application is admitted, further 3 scenarios may arise: before constitution of COC, after constitution of COC, after issue of invitation of EOI. इन सब में हो सकता है। इन सब चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पहले ए और बी समझते, EOI को समझने के बाद में। अब बताओ, एक बार एडमिट हो तो क्या होगा? आईआरपी वो सबको बोलेगा, फिर सीओसी का गठन होगा। तो एक तो सीओसी के गठन होने से पहले भी विड्रॉ हो सकता है, सीओसी के गठन होने के बाद में भी हो सकता है। The applicant shall make an application for the withdrawal to be adjudicating authority through the IRP. कब हो सकता है? IRP, क्योंकि सीओसी के गठन के पहले IRP, तो IRP के द्वारा बोल सकते हैं साहब इनका सेटलमेंट हो गया। वैसे भी कोर्ट में इतने केसेस चल रहे साहब, काय को मरमर कर रहे, काम करो ना, बंद करो, ये आपका एक केस कम हो जाएगा। वो जिसको वीडियोकॉन ने ऑलरेडी एसबीआई को पैसे दे दिए, क्यों परेशान हो रहे हो? अब हो सकता है सीओसी का इतना माहौल देखते हुए वीडियोकॉन सीओसी के गठन के बाद डर गया और उसने सबको पैसे दिए। तो क्या लिखा है? An application for a withdrawal made by the applicant shall be firstly considered by the COC with 7 days of the receipt. Such withdrawal application shall be approved by the COC with the 90% voting share, upon which RP shall submit withdrawal application along with the approval of the committee to the A. समझा? सीओसी के 90% लोगों ने कह दिया कि साहब हमारे पैसे मिल गए हैं, हमें कोई लड़ने का झगड़ा करने का कोई टेंशन, बिकॉज आपके पास में आएंगे 180 डेज इधर लगेंगे, न जाने कितने साल लगेगा, और वो बंदा पैसे देने को तैयारी है। तो हम खामखा जिस चीज को पाने के लिए 3 साल लगने वाले, अगर वो बंदा आज ही पैसे दे रहा है क्यों लड़े? आज ही 90% लोगों ने कहते हमको हमारे पैसे मिल गए, कोई बात नहीं, वही बंद कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बताओ, विड्रॉल करने का पहला केस कब? जब वो 14 दिन में एक्सेप्ट नहीं किया था उसकी पहले विड्रॉल हो सकता है। तो मान लो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद की क्या कंडीशन है? एक्सेप्ट होने के बाद में सीओसी के गठन से पहले, सीओसी के गठन के बाद में, सीओसी के गठन से पहले अगर हो गया तो आईआरपी को अप्लाई करना पड़ेगा, और सीओसी के गठन के बाद में करना है तो 90% ऑफ द सीओसी के लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। अब यहां पे लिखा है आफ्टर इश्यू ऑफ इन्विटेशन ऑफ ईओआई, ये मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, इसको पेंडिंग रख रहा हूं मैं। सुन रहा है कि तू? ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा है गाइस। थोड़ा सा रिप्लाई तो करो। ये लेक्चर सेव होगा? हाँ होगा। लेक्चर कब तक अपलोडेड रहेगा? जीवन भर अपलोडेड रहेगा। सर इस लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे? हाँ जी डिटेल में पढ़ाएंगे। कुछ और डाउट है आपके तो पूछ सकते हैं मुझे, क्या करने वाले क्या नहीं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कुर्ता अच्छा लग रहा था, थैंक यू सो मच। क्या क्या बोल रहा है? ऑसम सर। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि कुछ रिप्लाई करते क्या मुझे? सेक्शन नंबर, बहुत सारे सेक्शन खत्म होंगे ऐसी बातों में, और आई डोंट थिंक ये आपको कौन से चैप्टर होंगे, यही चैप्टर होगा। कितने लेक्चर होंगे? मेरा टारगेट है परसों तक मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। अब कितने घंटों में होगा मुझे पता नहीं। विपुल कह रहा है वी आर एंजॉइंग, थैंक यू सो मच। ESM का रिवीजन लेक्चर लास्ट टाइम अपलोड किया था। ESM का जो अमेंडमेंट आया था, ये 3 दिनों के बाद में मैं उसके अमेंडमेंट्स को अपलोड कराऊंगा। ओके, थैंक यू। स्टिल फीलिंग फ्रेश, बहुत अच्छी बात है। 3 घंटे हमारे लेक्चर को हो गए, अभी हम और 2 घंटे बैठेंगे।
आपको एक दो सेक्शन लेकर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक देंगे। राहुल कह रहा है माहौल बन रहा है, गिरीश कह रहा है यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। इसका मतलब अभी तक सही चल रहा है। ओके एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। ये नोट्स कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम से मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? कल तक मिलेंगे। ओके डेफिनेशन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर ही सारे डेफिनेशन कवर हो जाती है। ओके 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 आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये पीपीटी को देखिए, सेक्शन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या लिखा है सेक्शन 8 में? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, यानी कि दोस्तों अगर किसी इंसान ने कुछ सामान कुछ गुड्स दिए होंगे, किसको दिए थे? वीडियोकॉन को। क्या वो इंसान भी अप्लाई कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, सेक्शन 6 में आया था। पर अप्लाई करने का प्रोसीजर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है इसका। इसके लिए ऑपरेशनल क्रेडिटर को जब भी अप्लाई करना होगा 2 सेक्शन की जरूरत पड़ती है, सेक्शन नंबर 8 एज वेल सेक्शन नंबर 9। पर जब किसने सिर्फ पैसा दिया होता है ना, उसको एक ही सेक्शन लिखा है, सेक्शन नंबर 7। पर जिसने पैसा नहीं गुड्स दिए ना, उसके लिए दे हैव अलॉटेड अस 2 सेक्शन, सेक्शन नंबर 8 एज वेल एज 9। ओके व्हाट इज सेक्शन 8? ओह बेबी व्हाट इज दैट? ओह बेबी व्हाट इज दैट? देखो जरा, सेक्शन 8 और 9 को हम लोग साथ में खत्म करेंगे। सेक्शन 8 क्या कह रहा है? अगर किसी ने सामान, एग्जांपल लिखते हैं, इंडियन ऑयल कंपनी ने पेट्रोल दिया था किंगफिशर को, और वो किंगफिशर ने वो पेट्रोल को पैसे ही नहीं दिए, या हो सकता है फ्यूल के पैसे ही नहीं दिए। अब ये कौन बन गया? ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब ये पैसे आईओसी को चाहिए, तो आईओसी क्या करेगा? ए किंगफिशर पैसे देना, दे दे पैसे वरना चला जाऊंगा। जाओ क्या बोलूंगा? तेरा नाम बोलूंगा, जाऊंगा एनसीएलटी में, खबरदार पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे। अगर ये पैसे दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, एनसीएलटी के बाद जाने की जरूरत नहीं। पैसे मत नहीं बोलता है किंगफिशर की कुछ डिफेक्टिव गुड्स थे, ये भी नहीं बोलता है कि हमारे बीच में कोई झगड़ा चालू है। चलो ठीक है, झगड़ा नहीं चालू है, गुड्स खराब नहीं, फिर पैसे भी नहीं दे रहा, इसका मतलब इसका इरादा ही नहीं है पैसे देने का। ऐसे समय पे बाय यूजिंग सेक्शन नंबर 9 हम एनसीएलटी को बोलेंगे, हे एनसीएलटी देख, सेक्शन 8 में मैंने उसको नोटिस दी, मैंने बोला था पैसे दे 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 दे, ना उसने पैसे दिया, ना इस बात को कहा कि मैंने कुछ डिफॉल्ट किया है या मेरे गुड्स खराब थे, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, मेरे गुड्स भी अच्छे थे, फिर भी पैसे नहीं दे रहा है। सेक्शन नंबर 9 का इस्तेमाल करके टोक देंगे। सेक्शन नंबर 9 का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? सेक्शन नंबर 9 का इस्तेमाल करके आप जाएंगे एनसीएलटी के पास में। एनसीएलटी बोलेगा लाओ, तुमने उसको नोटिस दी थी क्या? उसने पैसे दिए क्या? तो हम उसको सब बताएंगे, हमने नोटिस दी थी ना, वो बोल रहा है लीगल प्रोसीडिंग है, फिर वो पैसे भी नहीं दे रहा, अब तुम ही देखो ना क्या करे। अब क्या तुमने तो बोला था ना हमारे पास आने से पहले सेक्शन 8 में उसको नोटिस भेजो, तो हमने नोटिस भेजा, फिर भी पैसे नहीं दे रहा। उसको बोलो ना, एक काम करो, एडमिट करो ना, चालू करो ना आईबीसी उसके खिलाफ। ऐसे सेक्शन नंबर 9 जाने के पहले सेक्शन 8 को फुलफिल करना जरूरी है। You cannot begin an application in section number 9 unless and until you fulfill the condition of section number 8. I hope you understand this. ओके आगे बढ़ेंगे। अभी आप यहां से पढ़ो, ज्यादा इधर उधर भागने की कोशिश मत करो। ओके क्या लिखा है? ऑपरेशनल क्रेडिटर कहां जाएगा? डिमांड नोटिस बना है। किसको गया डिमांड नोटिस? किंगफिशर को। क्या बोल के? लॉ पैसे, डिमांडिंग पेमेंट और प्लस इनवॉइसेस, कितने कितने पैसे। अब हो सकता है किंगफिशर उसको क्या 10 दिनों के अंदर किंगफिशर 2 चीजें करेगा, एक तो रीपेमेंट कर देगा, या फिर ये बोलेगा कि मेरा कोई डिस्प्यूट है। अब वो ये भी बोल रहा नहीं कि कोई डिस्प्यूट है, अगर वो ये भी बोल रहा है कोई देखो डिस्प्यूट भी नहीं है, पैसे भी नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे? आप जाएंगे आप देखो यहां तक का सेक्शन नंबर 8 है। अब उसने डिस्प्यूट भी नहीं बोला, उसने पैसे भी नहीं दिए, तो अब ये जो लिखा रहा है ना येलो कलर से, वहां से सेक्शन नंबर 9 है। क्या होगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर को पैसे नहीं मिले, ना कि उसने डिस्प्यूट है ऐसे बताया। तो किंगफिशर ने पैसे भी नहीं दिए और ये भी नहीं बोल रहा कोई डिस्प्यूट है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, मुझे बराबर से फ्यूल मिला था पर मुझे पैसे नहीं देना। उस केस में क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे। किसको करेंगे? एनसीएलटी को एप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? देख भाई ये इनवॉइस है, इतने पैसे मुझे मेरे पेट्रोल के चाहिए थे, फ्यूल के चाहिए थे, साथ साथ में देखो मैंने उसको नोटिस दी थी, सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल, ये सब चीजें देंगे उसको, सारे एविडेंसेस देंगे। और क्या करेंगे? प्लस प्रपोज आईआरपी बताएंगे कि हमारा ये आईआरपी होना चाहिए। ये सब किसको देगा इन्फॉर्मेशन? ये सारी इन्फॉर्मेशन ए के पास जाएगी और ए विल टेक व्हाट 14 डेज टू से यस और नो। समझ गए? बताओ एडमिट आपके हिसाब से ए अप्लाई कर, ए हाँ कब बोलेगा? ए क्या बोलेगा?
भाई तुमने उनको नोटिस दिया था क्या? हाँ ये लो नोटिस की कॉपी, नोटिस भी दी थी क्या? उसने पैसे दिए थे? नहीं। इसका मतलब नोटिस भी दी थी, पैसे भी नहीं दिए। क्या वो कह रहा था कोई डिस्प्यूट है? नहीं। यानी कि नोटिस भी दी थी, पैसे भी नहीं दे रहा, डिस्प्यूट है ऐसा भी नहीं बोल रहा है, तो उस केस में तो केस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। उल्टा बोलो, एक कब एक्सेप्ट नहीं करेगा? उल्टा बोलो, क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? वो बोलेगा यार तुमने तो नोटिस ही नहीं भेजी थी। अच्छा नोटिस भेजी थी तो पर उसने पैसे दे दिए थे। अच्छा नोटिस भी दी थी, उसने पैसे भी नहीं दिए, पर वो तो कह रहा ना कुछ डिस्प्यूट है, तो इन सारे केसेस में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी बहुत क्लियर सेक्शन है, जरा क्या लिखा देखो, कब कब वो एक्सेप्ट करेगा? एप्लीकेशन कंप्लीट है। दूसरी बात, इसको पैसे नहीं मिले, यानी कि आईओसी को पैसे नहीं मिले हैं, आईओसी ने नोटिस दी थी, आईओसी के नोटिस देने के बाद में उसने ये भी नहीं कहा कि कोई हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। किसने कहा? किंगफिशर ये भी नहीं बोल रहा कोई डिस्प्यूट, यानी किंगफिशर पैसे भी नहीं देता, डिस्प्यूट भी है ऐसा भी नहीं बोलता, सारी चीजें सही लगती, उसके बाद में ए उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर ये सेक्शन में स्क्रीन जो देख रहे हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 8 एंड 9, दोनों सेक्शन खत्म हो रहे, अच्छे से पढ़िए क्या लिखा है। चलो सब लोग एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आंख बंद करके रिकॉल करेंगे। बोलो सेक्शन नंबर 9 पहले होगा कि सेक्शन 8 पहले होगा? तो अब लिखो स्टेप नंबर 1 सेक्शन नंबर 8, स्टेप नंबर 2 सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है बताओ? कौन अप्लाई करेगा अपने एग्जांपल में? आईओसी। किसको अप्लाई करेगा? नोटिस भेजेगा। किसको भेजेगा? किंगफिशर को। क्या बोलेगा? ये रहा इतना इतना पैसा, ला मेरे पैसे। फिर अब उसके क्या जवाब आ सकते हैं? वो बोलेगा एक तो ये पैसे ले लो, या फिर बोलेगा ये कुछ तो डिफॉल्ट है। अब वो क्या कर रहा है? वो डिफॉल्ट है ऐसा भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा भी नहीं कि कुछ कुछ लीगल प्रोसीडिंग है, कुछ मुझे प्रॉब्लम है, वो पैसे भी नहीं दे रहा है। उस केस में कहा जाएंगे? सेक्शन नंबर 9 में जाएंगे। याद रखना, अगर उसने पैसे दे दिए होंगे या फिर उसने प्रूव कर देगा कुछ तो गुड्स में प्रॉब्लम है, उस केस में सेक्शन नंबर 9 स्टार्ट नहीं होगा। पर अगर डिफॉल्ट भी नहीं है और वो फिर भी पैसे नहीं दे रहा है, उस केस में हमें अधिकार है, हम एनसीएलटी के पास जाएंगे। क्या करने के लिए? अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? क्या करेंगे उस केस में? अप्लाई करेंगे किस चीज के लिए? कि हमें इसके पैसे दो। कौन अप्लाई करेगा? आईओसी करेगा। किसके पास जाएगा? एनसीएलटी के पास में। एनसीएलटी कब हाँ बोलेगा? आप मुझे यहां पे 5 चीजें लिखकर बताओ। एनसीएलटी हाँ कब बोलेगा? लिखकर बताओ। एनसीएलटी हाँ कब बोलेगा? एनसीएलटी हाँ कब बोलेगा? बोल के बताओ। कौन सी 4 कंडीशंस खत्म होगी? एटलीस्ट 4 कंडीशंस बताओ। एनसीएलटी हाँ कब बोलेगा? रेखा कह रही है कि सर डिमांड नोटिस भेजी थी, वो ये भी नहीं बोल रहा है कोई डिफॉल्ट है, वो पैसे भी नहीं दे रहा है, वो ये भी नहीं बोल रहा है कि हमारे पीछे कोई हमारा कुछ लीगल प्रोसीडिंग चालू है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। चलो बिल्कुल सही है, एक बार रिवाइज कर ले। सेक्शन नंबर 9 में ए हाँ कब बोलेगा? हाँ बोलेगा अगर वो बोलेगा कि तुमने नोटिस भेजी थी क्या? अपन हाँ नोटिस भेजी थी। उसने पैसे दिए क्या? नहीं दिए। कोई डिस्प्यूट है क्या? नहीं। कोई लीगल प्रोसीडिंग है क्या? नहीं। उस केस में फिर उसकी केस एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। एक यहां पे एक वर्ड है, जरा पूछो क्या मैं सवाल। यहां पे लिखा है एग्जिस्टिंग ऑफ डिस्प्यूट एंड इट्स पेंडेंसी इन द कोर्ट। अगर मान लीजिए आईओसी इतना ही बोल दे
कि मैंने पैसे मांगे थे, ये पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या फिर भी आईओसी एनसीएलटी के पास जा सकते? देयर आर टू थिंग्स इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा, ये पूरा फ्रेश कर लो। हो गया। अब एक नया क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। आईओसी ने क्या दिया था? पेट्रोल दिया था। किसको दिया था? किंगफिशर को दिया। मुझे बताओ, ईमेल किया था, ईमेल किसने ईमेल किया था? आईओसी ने। हे किंगफिशर मेरे पैसे दे दे, हे किंगफिशर मेरे पैसे दे दे। पर कभी भी आईओसी ने कोर्ट में कभी भी उसके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। क्या आईओसी फिर भी एनसीएलटी में जा सकता है? I'll रिपीट, यहां पे लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट एंड इट्स पेंडेंसी। समझ के लो, डिस्प्यूट है। मैं अपने क्वेश्चन को वापस दोहराता हूं, थोड़ा रेक्टिफाई करता हूं ताकि आपको समझे। आईओसी का और इसका डिस्प्यूट चालू है, आईओसी का और किंगफिशर का। मैं अपने क्वेश्चन को पूरा दोहरा रहा हूं वापस से, नया, ये फ्रेश क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूं। एक अमेंडमेंट इसके ऊपर आया हुआ है, केस स्टडी एग्जामिनेशन में है, केस स्टडी एग्जामिनेशन में है, जिसमें लिखा है आईओसी ने पेट्रोल दिया था और पेट्रोल मिला था किंगफिशर को। किंगफिशर बोलता है ये डिफॉल्ट है, ये पेट्रोल मुझे पसंद नहीं है। पर कभी भी इसका कुछ कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ बोल दे कि मुझे आपका पेट्रोल डिफेक्टिव लगता है। तो क्या ऐसे हालात में ये सच में इसको हम लोग डिस्प्यूट कह सकते हैं या नहीं? और अगर ये डिस्प्यूट है तो क्या उस केस में आईओसी एनसीएलटी के पास जा सकता है क्या? कहने का मतलब, आईओसी को किंगफिशर ने कहा कि तुम्हारा ये फ्यूल जो है खराब आया, पर उनका झगड़ा कोई कोर्ट में नहीं चल रहा है, कोर्ट में नहीं चल रहा है। तो क्या फिर भी आईओसी जा सकता है क्या एनसीएलटी में? एंड द आंसर इज नो। डिस्प्यूट चाहे कोर्ट में हो या डिस्प्यूट चाहे कोर्ट में ना हो, डिस्प्यूट होगा। अगर डिस्प्यूट है, इसका मतलब आईओसी कोर्ट में नहीं जा सकता है। ये आया हुआ अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट के पहले लिखा था अगर इनके बीच में डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट कोर्ट में चलना चाहिए तो ही वो डिस्प्यूट को डिस्प्यूट मानेंगे। आप कह दिया कि अगर मान लो डिस्प्यूट चल रहा है, बस भले ही वो कोर्ट में नहीं है, फिर भी वो डिस्प्यूट माना जाएगा। और अब आईओसी एनसीएलटी में इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगा, बिकॉज किंगफिशर बोलेगा साहब इसने फ्यूल ही खराब दिया, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पैसे दूं इसको, इसका फ्यूल ही खराब है। तो ऐसा बहुत बार होता है, लोग खराब माल देते, वो पैसे देता नहीं है। तो जरूरी नहीं कि उस तक कोर्ट में केस चल रहा हो। अगर ये ईमेल पे बोल दे आपका पेट्रोल खराब है, ये वैलिड रीजन है, उसके बाद में उसके खिलाफ ये ऑपरेशनल क्रेडिटर कोर्ट में नहीं जा सकता। एनसीएलटी बोलेगा तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है, तुम्हें सॉल्व करना है मैटर, तो पहले तुम्हारा ये दूसरे कोर्ट के थ्रू पहले सॉल्व करो। ये मैटर सॉल्व ना इस कोर्ट के लिए, पहले डिस्प्यूट तो पहले खत्म करो। ऐसे होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यार छोटी सी बात थी दोस्तों। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में शुरुआत करेंगे अगले सेक्शंस के साथ में। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर ब्रेक वी वुड बी स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 10 ऑन वर्ड्स। 10 के बाद में बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। आज हम लोग सेक्शन नंबर 15 से 18 तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। I'll see you after break। हमने अभी जो सेक्शंस की एक बार रिवाइज करते थे, सेक्शन नंबर 4 के मुताबिक बताओ कितना पैसा डुबाने के बाद ही, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर्स अगर 1 करोड़ कम से कम पैसे नहीं देता है तो ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 हु कैन अप्लाई, एसबीआई कर सकता है यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, वीडियोकॉन खुद बोल सकता है यानी कि ऑपरेशनल फाइनेंशियल डेटर खुद जा सकता है, और कुछ लोगों ने अगर सामान गुड्स दिए होंगे, गुड्स, क्या वो भी जा सकते हैं? हाँ जी, वो भी जा सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने सामान दिए थे और उसके पैसे अगर वीडियोकॉन ने नहीं दिए, वो लोग भी जा सकते हैं।
सेक्शन नंबर 7 टॉक्स अबाउट अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, यानी कि एसबीआई को पैसे लेना है, एसबीआई को पैसे लेना है तो एसबीआई जाएगा सेक्शन नंबर 7 में। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियोकॉन को सामान दिया था और वीडियोकॉन उसके पैसे नहीं दे रहा है, तो बाय यूजिंग सेक्शन नंबर 8 एंड 9 दे कैन अप्लाई। बट बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इन सेक्शन नंबर 9, आपको सेक्शन 8 में उसको नोटिस देना पड़े, यानी कि एसबीआई को जाना है सेक्शन नंबर 7। जिन लोगों ने वीडियोकॉन को पैसे नहीं दिए, सामान दिया, उनके लिए सेक्शन नंबर 8-9, और वीडियोकॉन को खुद को ही बोलना है कि मुझे मार डालो, उनके लिए सेक्शन नंबर 10। वो देखेंगे बस एक इस छोटे से ब्रेक के बाद में। नाउ लेट्स टेक द ब्रेक ऑफ गाइस 10 मिनट्स। आई विल स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स। थैंक यू सो मच। आई विल स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स। Okay, guys, let's start. Come on. इसका नेट किधर है भाई?
ओके, so guys, welcome back. So we are moving on section number 10. तो दोस्तों सेक्शन नंबर 10 में है क्या? इधर देखते हैं सेक्शन नंबर 10 टॉक्स अबाउट व्हाट. सेक्शन नंबर 10 में क्या लिखा है उसको जानने के लिए आपको समझना होगा. आगे क्या लिखा है? एडमिशन रिजेक्शन, यहां पे लिखा सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 10 आगे आपके सामने. यस, इस चीज को आपको समझना बेहद जरूरी. आगे सेक्शन नंबर 10 में बताएंगे दोस्तों. जाने से पहले मैंने आपको कहा था, इसके पहले जब मैं जा रहा था मैंने आपको कहा था, अगर मान लीजिए खुद वीडियोकॉन अगर कहना चाहे कि मुझे अब CIRP करवाना है, मेरे ऊपर जो डेट है मैं उसको चुका नहीं सकता, मेरे ऊपर जो उधारी है मैं उसको चुका नहीं सकता, मैं तो बर्बाद हो गया हूं. मेरी इच्छा है इससे पहले लोग मेरे ऊपर आके CIRP कर दे, लोग मेरे खिलाफ अप्लाई कर दे, मैं खुद ही अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं. इसके लिए सेक्शन नंबर 10 आया. And to understand section number 10, we have to understand this. This is section number 10, guys. Come on, check it out. This is section number 10. आइए देखिए. कमीशन ऑफ डिफॉल्ट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने वीडियोकॉन अप्लाई करेगा किसको? अप्लाई करेगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अगेन एज यूजुअल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल टेक 14 डेज टू डिसाइड यस और नो. पर दोस्तों क्या आपको एक डाउट नहीं आता? कोई भी इंसान जिसके ऊपर बहुत कर्जा है वो इंसान हमेशा हाथ ऊपर करेगा कि मेरा दिवालिया घोषित करवा दे. काम करो मेरे खिलाफ CIRP चालू करवा दो. दोस्तों हर कोई इंसान बैंकों से कर्जा लेकर खुद अपने आप को समर्पित कर देगा, बोलेगा मेरा दिवाला हो गया है. देविया सज्जनों, बात बहुत ही चिंताजनक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने 500 करोड़ बैंक से ले लिया और मैं जाके NCLT को तो हे NCLT मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया. एक काम करो, IRP अपॉइंट करो, RP करो, मेरा दिवाला निकाल दो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस शुड नॉट हैपन. नोबडी शुड टेक द undue advantage of this chapter. That is why section number 10 says before you make an application to NCLT, why don't you submit books of accounts? Submit your books of accounts. क्या लिखा देखो? Resolution professional proposed to act as an interim resolution professional. क्या बोला? Books of accounts submit करो. साथ साथ हमारे ये सब भी बताओ कि आपका IRP होना चाहिए. एक सवाल मैं आपसे पूछूं, देखते हैं जितने लोग यहां पे लाइन पे जुड़े हैं, कोई बताएगा भाई साहब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों सबमिट करो? बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, व्हाई दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड? वीडियोकॉन को अगर अपना दिवाला घोषित करना है या कहना है कि मेरा CIRP कर रहा हूं, व्हाई दे आर सपोज्ड टू सबमिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? व्हाई कम ऑन गाइस, कम ऑन टेल मी व्हाई. कोई है इस दुनिया में? बिल्कुल सही कह रहे हैं. यहां पे लिखा रहा है कि जानने के लिए कि बंदा जेन्युइन है भी क्या नहीं, क्लेम्स देखने के लिए टू वेरीफाई जेन्युइननेस. राहुल नाटा कहते हैं जेन्युइननेस. बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप. हर कोई इंसान ये कहेगा बैंक से पैसे ले लो, बोल दो कि मैं बर्बाद हूं, मेरे पास कुछ नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू शो योर जेन्युइन एंड योर जेन्युइनिटी विल बी शोन थ्रू योर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट और P&L अकाउंट से समझेगा सच में आपके पास पैसे है भी या नहीं. कोई ऐसा तो नहीं आपके साथ पैसे देने के लिए फिर भी आप CIRP करना चाहते हो. एंड देन 14 डेज के अंदर आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, देन अगर NCLT को ऐसा लगता है कि नहीं यार सच में इसका दिवाला, मतलब इसके पास में कुछ भी बचा नहीं है देने के लिए, अब इसको एक ही ऑप्शन बचता है, वो है IBC. देन ओनली ही विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड. गाइस कम ऑन, एक्सेप्ट करेंगे वरना रिजेक्ट करेंगे. दिस सेक्शन इज ओवर गाइस. रिजेक्ट करेंगे तो ही गेट 7 days more to submit all those documents which is not submitted before. I'll repeat one more time, guys. 7 days will be given. 7 days will be given to the Videocon company. हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट से सबमिट ना कर रहे हो, वो सबमिट कर देंगे अगले 7 दिनों के अंदर. I hope you get it. Right, this section is over, guys. चलो भाई चलो एक बार देख लेते इस सेक्शन को, वापस से रिकॉल करते हैं एवरीबॉडी. चलो 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 कम ऑन, देखते हैं. कम ऑन गाइस, चलो वॉइस दैट. नंबर वन कम ऑन गाइस, क्या बोलेंगे? अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे? NCLT को किसके साथ में करेंगे? प्रपोज IRP कौन सा होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे, फिर उसके बाद में NCLT चेक करेगा, NCLT एनालिसिस करेगा,
14 दिन के अंदर डिसाइड करेगा हाँ बोलना है या ना बोलना है। ना बोलने के बाद में 7 दिन का वक्त दिया जाएगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। बिल्कुल, ये सेक्शन खत्म हो गया गाइस। अगर आप ऐसे सेक्शन देखोगे ना बच्चों, इस सेक्शन देखो, अगर मैं यहां से पढ़ूंगा ना, आपको इस सेक्शन कितना इजी लगेगा। जो मैंने पीपीटी में कवर किया वो यहां पे लिखा, देखते हैं। वेयर अ कॉर्पोरेट डेटा यानी कि वीडियोकॉन हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयरऑफ मे फाइल, वो खुद ही बोल सकता है कि मुझे सीआरपी लगा दो। Corporate applicant means what? Corporate debtor or member or a partner of the corporate debtor who is authorized to make an application for the corporate insolvency resolution process under the constitutional document of the corporate debtor। यानी कि तो corporate debtor खुद यानी कि वीडियोकॉन जाएगा या वीडियोकॉन के बिहाफ में कोई जाएगा, और an individual who is a charge of managing the operation and the resources। समझेगा? अरे कोई यार वीडियोकॉन जाएगा या वीडियोकॉन के बिहाफ में कोई भी जाएगा, a person who has the control and the supervision over the financial affairs of the corporate, जो भी है। एक तो कंपनी का सीएफओ जाएगा या मैनेजिंग डायरेक्टर जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर ने या डायरेक्टर ने किसी और बंदे को अपॉइंट किया, वो भी जा सकता है। यानी कि वीडियोकॉन जाएगा मतलब वीडियोकॉन के बिहाफ में और भी लोग जा सकते हैं जिनका कंट्रोल है। देखते हैं आगे। फर्निशिंग इंफॉर्मेशन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन सा होना चाहिए वो जाएगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास ये तो अपना समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। टेल मी व्हाई एसआर, यानी कि वीडियोकॉन अगर जा रहा है कि अब हमारा सीआरपी करा दो, तो वीडियोकॉन को अपनी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर द्वारा 75% यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना बेजरूरी है। Or the resolution passed by at least 3/4 of the total number of partners of the corporate debtor as a case may be, क्या लिखा है? At least 3/4 of the total number of partners of the corporate debtor as the case may be, जो भी है, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया इन शॉर्ट। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। एक दूसरी बात, आपका आईआरपी कौन सा रहेगा उसकी जानकारी। तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या, यही सारा बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी अपन बोलते हैं, बैलेंस शीट, पेन अकाउंट, ये सारी चीजें भी जमा करना जरूरी है। एक बात पूछे, ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों? कोई जवाब देगा? यहाँ पे देखते कितने लोग यहाँ पे, कौन जवाब देगा मुझे? Tell me guys, why balance sheet is required to be submitted? Why? बैलेंस शीट से नहीं, बैलेंस शीट नहीं, सॉरी, why special resolution is required to pass? Why is SR is required to be passed? क्यों SR की जरूरत क्यों? SR की जरूरत क्यों? SR की जरूरत क्यों? क्यों सिर्फ डायरेक्टर जाके एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता? एसआर डायरेक्टर सबमिट कर सकता है, पर ओनली आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ एसआर, मतलब शेयर होल्डर का 75% अप्रूवल क्यों जरूरी है? प्रवीण गुप्ता का मानना है कि सर शेयर होल्डर का पैसा है, कंपनी के बाप की कंपनी उनकी है, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी फ्रॉड करा सकता, हो सकता है चलती कंपनी को बंद करवा दे। कंपनी किसके बाप की? शेयर होल्डर की। चला तो कौन? डायरेक्टर कुछ भी फैसला ले ले, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टर कैन अप्लाई बट डायरेक्टर कैन नॉट अप्लाई अनलेस दे टेक द एसआर। संदीप कुमार कह रहे डायरेक्टर शेयर होल्डर इज द ओनर। शिवानी कहती मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी फ्रॉड कर लेंगे। सर बिल्कुल सही है। क्या सही बोल रहा है? सब लोग सही होशियार है इस दुनिया में, सब लोग। रोहित कुमार, कंपनी में शेयर होल्डर्स के पैसे लगे, बिल्कुल सही कह रहे शिवानी, संदीप, रोहित, सुपर यार, कम ऑन। सर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो इवन आफ्टर नोटिफिकेशन टू द एप्लीकेशन दोबारा कब अप्लाई कर सकते? कभी भी कर सकते, कितने बार भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या हो। आगे एडमिशन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ये तब जानते हैं एडमिट कर सकते अगर सब कुछ सही है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इट इज इनकम्प्लीट तो कंप्लीट होगा। और नो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इज पेंडिंग तो एडमिट हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा? अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होंगी कंपनी के खिलाफ या फिर इनकम्प्लीट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर रिजेक्शन देना चाहिए क्या, गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स इन हिज एप्लीकेशन विद इन व्हाट 7 days, 7 दिन के अंतर्गत उनको गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजेक्ट कर दिया मतलब आप कोई बोलने का चांस नहीं। दे शुड गिव 7 more days टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। एंड द लास्ट पॉइंट, कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। बताएं कब सीआरपी कब चालू होगा? The moment the application is accepted, from there itself 180 days will be started, and this is the entire thing we have covered in the PPT. So this is done guys. Section number 10 is over and we are moving on section number 11. क्या लिखा है? Persons not entitled to initiate the person not entitled person कौन से कब हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते? साहब पहली बात तो आपने क्या था अप्लाई?
आपने किया था अप्लाई, लिखा कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑलरेडी अंडरगोइंग सीआरपी, जिसका सीआरपी यानी कि एसबीआई ने बोला था कि वीडियोकॉन ने पैसे नहीं दिए, उसके बाद में सीआरपी चालू हुआ है, सीआरपी चालू हुआ है, सीआरपी चालू है, चालू है, चालू है, चालू है, और कैनरा बैंक बोलती है वापस सीआरपी। मजाक लगा के रखा है क्या? एक एक कंपनी के खिलाफ दो दो सीआरपी हो सकते हैं क्या यार? कम ऑन। जिसका ऑलरेडी सीआरपी चालू हुआ है उसके खिलाफ वो सेकंड वापस एप्लीकेशन करते नहीं आएगा। आई होप इट इज डन। नंबर 2, corporate debtor who has completed CIRP 12 months preceding date of the making an application। क्या लग रहा है ये? Corporate debtor who has completed CIRP 12 months preceding the date of, क्या लिख रहा है? Corporate debtor, debtor यानी कौन? वीडियोकॉन, who has completed CIRP 12 months preceding, यानी कि जिसका CIRP ऑलरेडी हो चुका है और उसको खत्म होने के 12 महीने भी खत्म नहीं हुए, यानी कि आज CIRP हो गया। सीआरपी होने के दो रिजल्ट आ सकते हैं, एक तो कंपनी रिजोल्यूशन कर रही होगी या लिक्विडेशन कर रही, जो भी। 12 महीने अब तक खत्म ही नहीं हुए सीआरपी को, मतलब 180 दिन के 12 महीने के अंदर 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 कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। सीआरपी हो गया, 12 महीने भी खत्म हुए, अब अप्लाई कर सकते। तो अभी तक बताएंगे दो कौन सी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, सीआरपी होने के बाद 12 महीने के बाद ही अप्लाई करेंगे, उसके पहले नहीं कर सकते। दूसरी बात यहां पे लिखा है कि जो कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑलरेडी अंडरगोइंग सीआरपी, समझ गया, जिसका सीआरपी ऑलरेडी चल रहा है, वीडियोकॉन के तो जब नहीं कर सकते, या फिर सीआरपी होने के 12 महीने तक नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट डेटर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हाइलाइटेड द टर्म्स, यानी कि जिसका सीआरपी पास हो चुका था और सीआरपी में जैसा जैसा लिखा था उन्होंने वैसा वैसा नहीं किया। और क्या लिखा है? बिफोर द डेट, यानी कि जो प्लान अप्रूव हुआ था, प्लान अप्रूव होने के जो जो कंडीशंस लिखी थी कि ऐसा बिजनेस चलाना चाहिए, वैसे करना चाहिए, पर इन्होंने वैसा किया ही नहीं, तो उस केस में भी नए से, अरे क्यों मजाक लगा के रखा है कि एनसीएलटी का दर्जा जानते हो क्या? हाई कोर्ट का दर्जा था, अपने बाप का नहीं है वो। अगर आपने उनको अप्लाई किया, उनका टाइम खर्च किया, उन्होंने बोला है कि ये रिजोल्यूशन प्लान ऐसे होना चाहिए, तो झक मार के होना चाहिए। क्या मजाक लगा के रखा है इंडियन कोर्ट का? अगर उन्होंने आपको टाइम दिया, यू आर सपोज टू फॉलो दिस। Why can't you follow this? If you have not followed the instructions given the previous resolution plan, तो फिर वापस आप क्या चाहते हो? वापस एक बार सब करें, वापस एक resolution plan हो और वापस आप उसकी गलतियां करें? Possible ही नहीं है, not allowed। Number 4, corporate debtor यानी कौन? वीडियोकॉन is in respect of whom liquidation order has been, यानी कि जिसका resolution plan, जिसका CRP हुआ था पर कंपनी तरने से रही, सेक्शन 32 तक पूरी तरह से कंपनी को उबारने की कोशिश की, फिर भी कंपनी खोखली निकली। कंपनी का जिसका रिवाइवल मुमकिन ही नहीं है, जिसका लिक्विडेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो, जिसकी मरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, उसके लिए सीआरपी कैसा? जिसका मरने का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, जिसके एसेट लायबिलिटीज एसेट सोल्ड आउट होने की तैयारी चल चुकी है, अब दोस्तों वहां पे कैसे करेगी? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। या कैसे कमा ओके एक बार 4 चीजें सब लोग देखते हैं। सभी लोग यहां से मैं हटा देता हूं, एक बार रिकॉल करते हैं। जिसका सीआरपी चल रहा है उसका सीआरपी वापस चल रहा है, जिसका लिक्विडेशन चल रहा है उसका भी नहीं चलेगा, यानी कि जिसका सीआरपी चल रहा है तभी भी नहीं होगा, जिसका लिक्विडेशन चालू हुआ तभी नहीं होगा, जिसका सीआरपी होने के बाद के क्या लिखा है, जिसका सीआरपी जैसे लिखा था वैसा इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो ये लोग उसके लायक नहीं, तो इनको अपॉर्चुनिटी मत दीजिए। और पॉइंट नंबर 2 हमने यहां पे पढ़ा था, कॉर्पोरेट डेटर हु हैज कंप्लीटेड सीआरपी 12 मंथ्स प्रीसीडिंग, यानी कि जिसके सीआरपी होने को 12 महीने भी खत्म नहीं हुए हैं, आज सीआरपी का प्लान बन चुका है। अरे कम से कम 12 महीने का टाइम तो दो ना कंपनी को रिकवर करने के लिए। वो सीआरपी हुआ है, वो तो सिर्फ प्लान होता है, वो प्लान को फॉलो करने को टाइम लगेगा ना। तुम्हें क्या तुरंत रिजल्ट चाहिए क्या? वापस क्यों अप्लाई कर रहे हो? वो जो पहले प्लान बना वही फॉलो चल रहा है, यानी कि सीआरपी चल रहा है तब नहीं कर सकते। सीआरपी के बताए हुए रास्तों के हिसाब से 12 महीने तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, तब भी आप नहीं कर सकते। यानी कि सीआरपी अगर फेल भी हुआ, बाद में लिक्विडेशन चल रहा है, तब भी आप नहीं कर सकते। और चौथी बात यहां पे लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए जैसा सीआरपी में लिखा था, अगर ये कंपनी ने वैसे फॉलो ही नहीं किया, तो इनको क्यों अधिकार दे रहे हो आप? ऐसे लोगों को वापस से आप अप्लाई करने का मौका ही मत दीजिए। ये 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हुई है तो वो एनसीएलटी को, यानी कि एनसीएलटी को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि एनसीएलटी जब भी किसी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, चारों में से कोई तो एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है ना, उसका केस वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलो देखते हैं, यहां पे एबीसीडी लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं आपके समाधान के लिए।
फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, नंबर 1 कॉर्पोरेट डेटर्स अंडरगोइंग एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसका सीआरपी चल रहा हो, कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड सीआरपी, जिसके 12 महीने भी सीआरपी को अभी ना हुआ हो, जो सीआरपी में लिखे थे टर्म्स एंड कंडीशन अगर इन्होंने फॉलो ना किए हो, और जिसका लिक्विडेशन ऑलरेडी चल रहा हो उस केस में। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूड्स अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट, ठीक है कोई बात नहीं, चाहे कॉर्पोरेट डेटर हो चाहे वो कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ में कोई हो, किसी ने भी कंडीशन फुलफिल ना की हो। For the purpose of this section, it is hereby clarified that nothing in this section shall prevent a corporate debtor referred in A to D from the initiating CRP process against another corporate debtor. अच्छा लगा ना? Corporate debtor referred in A to D from initiating corporate insolvency resolution process against another corporate debtor. एग्जाम्पल के साथ में दिया, बहुत अच्छा पॉइंट है, हो सकता है केस स्टडी, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। ABC LLP has committed default. Mr. X and Y are the partner of corporate debtor, contributing to the capital and sharing profits losses 4951. However, Mr. Y, under the constitutional document of the company, is being authorized to make an application for the corporate insolvency resolution process. Being a partner of the corporate debtor, Mr. Y filed an application on behalf of the corporate debtor for initiation of a corporate insolvency process. State the validity of the act Mr. Y for initiating corporate insolvency resolution process. यानी कि वो कह रहा है कि यहां पे ABC LLP ने डिफॉल्ट किया है, उसके बिहाफ में उसके जो पार्टनर है X एंड Y जिनका 4951 लिखा है, परसेंटेज है, क्या मिस्टर वाई जिसके इसमें 51% होल्डिंग है, बीइंग अ पार्टनर, क्या वो कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ में अप्लाई कर सकता है? तो यहां पे लिखा है इन दिस गिवन सिनेरियो इवन दो मिस्टर वाई इज ऑथराइज्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन सीआरपी सच एक्ट शैल नॉट स्टैंड वैलिड इफ द रेजोल्यूशन authorized such filing has not been passed by at least 3/4 of the total number of partners. I hope you get this. समझ में आया क्या? ये बात अपन ने पहले ज बोली थी, अप्लाई कर सकते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देना पड़ेंगे, आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लगेगा, पर एट द सेम टाइम आपके कंपनी के जितने टोटल पार्टनर्स है उसका 3/4 पार्टनर्स ने हाँ कहना चाहिए, तभी जाके मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब मिस्टर वाई जिसका इसमें 51% भी हो, फिर भी ही विल नॉट बी एबल टू अप्लाई अनलेस ही टेक्स द अप्रूवल फ्रॉम मिस्टर एक्स। बहुत ही अच्छा केस, क्योंकि अपन ने देखा था 3 चीजें लगती है, एक तो उसको एसआर पास करना पड़ेगा, तो एसआर पास ही नहीं किया और डायरेक्टली जा रहा है, तो हाउ ही विल बी अलाउड? सो आई थिंक इट इज ओके। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अभिषेक गुलाटी कह रहा है 7 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया हो। देखो अभिषेक, कभी भी लॉ एक्सट्रीम नहीं होता, अगर कोई भी जगह पर जेन्युइनिटी प्रूव हो जाती है ना तो वो एक्सेप्ट कर ही लेते। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे लगना चाहिए कि वो एक्चुअल में उतना ज्यादा वो है, आई मीन क्या लगना चाहिए, वहां से लगना चाहिए कि वहां पे वो जेन्युइन कॉज था। अगर जेन्युइन कॉज है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई थिंक इट इज डन। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वही लिखा 7 डेज होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। आईबीसी इज strict on time frame, so due dates provided acts are stringent until further amendments. This is my understanding. Let's get it clarified, sir. मंजुनाथ कैसा है? अगर हम लोग कह रहे 7 दिन का टाइम दिया, स्ट्रिंजेंट है वो जरूर, बट कभी कभी जैसे एग्जाम्पल हाल ही का ही मैटर देख लीजिए आप, बहुत सारे मैटर्स का जो टाइम लिमिट जो लॉ ने किया हुआ है वो कोई टाइम लिमिट फॉलो नहीं हो रहा है, कंसिडरिंग द नेचुरल डिजास्टर, कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन। तो लॉ के टाइम लिमिट्स आर ऑलवेज स्ट्रिंजेंट, बट अगर कोई बहुत ही जेन्युइन कॉज होता है ना, जैसे चेन्नई में कोई बाढ़ आ गई, चेन्नई में कुछ हो गया, आपके 7 दिन तो बाढ़ में चले गए, तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप दे नहीं सकते। कभी कभी कुछ चीजें इतनी जेन्युइन हो जाती है, अगर वो प्रूव हो जाती है ना, तो 7 डेज कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 30 डेज मोर, बट वो लगना चाहिए कि वो कुछ जेन्युइन रीजन है। ओके, आई थिंक ये बातें आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था सीआरपी के लिए लगने वाले कितने दिन, 180। फर्दर एक्सटेंशन विल बी गिवन बाय 90 डेज, यानी टोटल विल बी 270।
But in case of legal proceeding, it can be further extended by 60 more days, and the total number of days will not be more than 330. Let's take it out, guys. Come on. The corporate insolvency resolution process shall be completed within a period of 180 days from the date of admission. Point okay. 180 दिन कहां से चलो थे? जिस दिन सीआरपी एक्सेप्ट हुआ उस दिन से। अच्छा, इसके पहले कौन सा सेक्शन देखा हमने? सेक्शन नंबर 10 देखा। आपको कुछ 10 मालूम है तो 11 एक बार रिकॉल कर लिया हमने। ब्रेक के बाद क्या किया था? ब्रेक के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने पूछा था क्या वीडियोकॉन अप्लाई कर सकता है क्या? तो मेरा सवाल था क्या वीडियोकॉन अप्लाई कर? हाँ जी कर सकता है। बताओ वीडियोकॉन अप्लाई करते समय क्या करना पड़ेगा? एक, कौन सा आरपी होगा ये बताना पड़ेगा। 2, स्पेशल रिजोल्यूशन। तीसरी बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सारी बातें किसको सबमिट करेंगे? एनसीएलटी। एंड एनसीएलटी विल टेक 14 डेज टू डिसाइड यस और नो, और नो बोलने के बाद में भी 7 दिन का वक्त और दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कम ऑन चेक इट आउट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सेक्शन नंबर 11? कौन सी 4 चीजों को यूज किया जाएगा ना बोलने के लिए? इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है एनसीएलटी मना कर सकता है। नंबर 1, सीआरपी ऑलरेडी चल रहा है, लिक्विडेशन ऑलरेडी चल रहा है, सीआरपी अप्रूवल के 12 महीने भी खत्म नहीं हुए, और चौथी बात है जैसा सीआरपी में लिखा था वैसा इन लोगों ने फॉलो नहीं किया। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, तो सीआरपी नया सीआरपी या फिर नया एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनसीएलटी। आगे बढ़ेंगे। ये टाइम लिमिट तो 180 डेज पहले से। 90 डेज समझ रहे हैं कब है 90 डेज? अगर 180 दिन में भी ये रिजोल्यूशन क्या बोलते हैं प्रोफेशनल ने ये प्लान 180 दिन में नहीं बनाया हो, इन दैट केस COC can make an application to NCLT for the further extension of 90 days minimum. The resolution professional shall file an application to the adjudicating authority to the extent period of the corporate insolvency resolution process beyond 180 days. I hope you understand. और कितना दिया है यहां पे? If they instructed to do so by resolution passed at the meeting of the committee of the creditors by vote of क्या कितना लिखा है? 66%। कमिटी ऑफ क्रेडिटर के 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। एक बात मैं पूछूं आपसे, एक बात मैं पूछूं तो बताना मुझे। 100 करोड़ रुपए की संख्या थी विजय माल्या के ऊपर, अकेले एसबीआई के पास 70 करोड़ का वो था, 70 करोड़ का डेट एसबीआई का था। पूरे 100 करोड़ लिए थे विजय माल्या ने, 70 करोड़ एसबीआई के, और बाकी 30 करोड़ जो थे वो 30 अलग अलग बैंक के थे। मेरा एक सवाल है आपसे, 66% किसको बोलेंगे? अभी टोटल क्रेडिटर्स कितने? 31। वो 31 क्रेडिटर का 66% लेंगे, या फिर अकेला एसबीआई भी अगर हाँ कह दे तो 66% होगा? आपका समय शुरू होता है। आप देखते ही सीएफएल के विद्यार्थी जो यहां पे बैठे कितने टैलेंटेड है। आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। मेरा सवाल है, 70 करोड़ पैसा एसबीआई ने अकेले दिया है, 30 करोड़ 30 अलग अलग बैंक ने दी है। तो क्या एसबीआई ने अप्लाई कर दिया? एसबीआई ने बोल दिया कि मुझे लगता है कि 90 डेज फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए, तो क्या इसको एक्सटेंशन मिलेगा? सिर्फ एसबीआई अकेला बोल रहा है। यहां पे लिख रहा है 66% होना चाहिए, टोटल क्रेडिटर्स 31 है। देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर। शिवानी कह रही यस। इसका मतलब क्या है शिवानी? मतलब आपको लग रहा है एसबीआई अप्लाई कर सकता है? वो तो सिर्फ अकेला ही है ना। गीतेश कह रहा है हां, दर्शना कह रही है हां, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अकेला एसबीआई भी कर सकता है, एसबीआई अकेले कर सकता है। बिल्कुल आपका सभी का सही जवाब है। वो 66% is not on the basis of number of creditors, it is based on the valuation of the creditors. Point to be noted. 66% मतलब क्या आप संख्या में मान रहे हो? यानी कि जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा है उसको वैल्यूएशन ज्यादा मिलना चाहिए। अगर उसका 70 करोड़ अकेले का है और बाकी लोग चिल्लू 1 करोड़ का है, तो उनसे क्यों पूछेगा वो? 66% shall be decided on the basis of the valuation of the creditors.
समझ में आ रहा है? उस बंदे का अकेले का 70 करोड़ यानी कि वो 66% से ज्यादा का दे रहा है, ज्यादा का पैसा दिया है, तो उसका अकेले ने भी अगर हाँ बोला तो एक्सटेंशन हो जाएगा। दिस इज टू बी नोटेड। आगे पीरियड ऑफ एक्सटेंशन कितना है? 90 डेज। ओके, अब ये वाली लाइन पढ़ने से जो अमेंडेड है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट the CRP shall mandatorily be completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date, including any extension। एक्शन मतलब कौन सा? 180 प्लस 90 दिन मिला के extension of the period of the corporate insolvency resolution process granted under the section and the time taken in the legal proceeding in relation to such resolution process of the corporate debtor। यानी कि कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही होगी, उस लीगल प्रोसीडिंग को चाहे कितना भी टाइम लग रहा हो, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहेगा साहब मैं इसको ये करने को मुझे बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज इस वीडियोकॉन के ऊपर बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। वॉट एवर द केस इट मे बी, इन एनी सिनारियो द नंबर ऑफ डेज विल नॉट बी टेकन मोर देन 330। आई होप इट इज क्लियर। The number of days will not be more than 330 days. I think this point is very much clear to you all. Point to be noted, guys. I hope it is done. यानी कि आप लीगल प्रोसीडिंग का वास्ता देखिए, उस केस को और कितना भी खींच नहीं सकते हो। दिस इज टाइम लिमिट बॉस। जिन बंदों ने आपको पैसे दिए, ही इज वरीड अबाउट हिज ओन फंड्स। ये तो बहुत मेहरबानी है कि 180 फिर 90 और उन्होंने और 7 दिन लाके 330 कर दिया। याद रखिएगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में प्रॉब्लम है। ओके, आगे बढ़े। ओके, provided also that where the insolvency resolution process of the corporate debtor is pending has not been completed within the period referred to in the second proviso, such a resolution process shall be completed within 90 days from the date of commencement of Bankruptcy Code Amendment Act 2019। ये आपको समझ में आएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मान लीजिए जिस दिन ये अमेंडमेंट आया था, यानी कौन सा? ये अमेंडमेंट एक्ट। वैसे तो ये अब बढ़ के फायदा नहीं, वो खत्म हो गया, इट इज ऑब्सोलीट नाउ, बिकॉज 2020 का भी अमेंडमेंट एक्ट है, पर फिर भी कोई बात नहीं। इनका मानना है 2019 में जिस समय अमेंडमेंट एक्ट आया था और 270 दिन यूज कर भी अगर आपका सीआरपी का प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, उस केस में आपको 90 दिन अधिक दिए थे। मतलब ये कौन से 90 दिन? एक्ट आने के बाद के 90 दिन और दिए। यानी कि जिस दिन ये एक्ट आया था 270 दिन भी हो चुके थे, फिर भी प्लान नहीं बना था। कौन सा एक्ट? 2019 का अमेंडमेंट एक्ट, आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट जो 19 में आया था। जिस दिन, उस दिन किसी कंपनी ने 270 दिन लेने के बावजूद भी सीआरपी कंप्लीट नहीं किया था, उसको यह बोला कि जिस दिन अमेंडमेंट एक्ट आएगा वहां से आपको और 90 दिन का वक्त मिलेगा टू कंप्लीट द सीआरपी, ऐसा लिखा है। पर ये ऐसे पढ़ के फायदा नहीं, क्योंकि अब हो गया ना, ये कब से आया था? लॉन्ग टाइम बैक। लेट्स स्टार्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। कौन है आईआरपी? कैन यू प्लीज टेल मी गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआरपी एंड आरपी? कौन जवाब देगा यहां पे? जो लोग 3 बजे से मेरे साथ जुड़े, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआरपी एंड आरपी? दोनों में डिफरेंस क्या ना? व्हाट इज द डिफरेंस? और मैंने आपको कहा था, एक बार अगर आपको पूरा पिक्चर समझ जाना, उसके बाद सेक्शन को खत्म करना बहुत बड़ी बात नहीं। साहब ऐसा ऐसा खत्म कर देंगे हम लोग, बहुत आगे आ गए, बहुत पढ़ लिया हमने आज। डोंट वरी, विल ट्राई टू फिनिश इन नेक्स्ट 2 डेज। और आप जानते हो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, सो स्टे ट्यून गाइस, डोंट गो एनीवेयर। Can you please tell me guys, IRP और RP में फर्क कितना है? What's the difference guys? यहां पे लिख रहा है चरणजीत फर्स्ट 30 डेज। राहुल कह रहा है IRP इंटरिम से 30 डेज के लिए अपॉइंट होता है। दर्शना कह रही है इंटरिम अपॉइंटेड ओनली फॉर 30 डेज,
RP can be IRP or new person. Okay. RP is appointed by COC. अच्छा, COC चाहे तो IRP को RP बना सकता है. तो सभी लोग के जवाब सही दोस्तों. IRP एक टेम्पररी बंदा है. ही इज अपॉइंटेड ओनली फॉर 30 डेज. उसके बाद में का जितना भी जुगाड़ है, जो भी उसके बाद में कंपनी का जो प्लान CIRP के हिसाब से जो प्लान रिजोल्यूशन का प्लान बनाया जाता है ना, वो प्लान बनाने का जिम्मा जो है वो आरपी को होता है. IRP सिर्फ COC बनाने तक ही होता है. एक बार COC बन जाए उसके बाद का सारा काम आरपी करता है. तो क्या आप बता सकते हैं IRP कितने दिनों के लिए अपॉइंट होता है? एंड द आंसर इज 30 डेज. कैन यू प्लीज रीड दिस? Insolvency professional appointed to conduct corporate insolvency resolution process and includes interim. RP includes IRP. If applicant proposes for the appointment of IRP, appointment of RP, obtains written communication from the insolvency professional for the appointment as an interim resolution professional. क्या लिखा मालूम क्या? अगर आपने किसी का नाम सुझाया तो आपने उस IRP को भी पूछ लेना चाहिए कि हाँ मेरी इच्छा है कि मैं आपकी कंपनी का IRP बनूं. बिकॉज जो बंदा अप्लाई करता है ना, उसको एप्लीकेशन साथ में IRP का नाम भी भेजना होता है. तो IRP जो बंदा आप जिसका नाम NCLT को बता रहे हो, तो NCLT को यह भी बताना पड़ता है भाई मैंने इसका नाम सुझाया और उसकी भी इच्छा है यहां का IRP बनने की. आगे बढ़ते हैं. एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी में विड्रॉ एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7 और 9 और 10. यानी कि 7 में कौन? SBI. 9 में कौन? इस वीडियोकॉन को सप्लाई करने वाले ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. और 10 में कौन? वीडियोकॉन खुद. On an application made by applicant with the approval of 90% of the voting share of the committee of creditors. क्या बोल रहा है ये? Adjudicating authority may withdraw application admitted under on an application made by the applicant. एक बार COC का गठन होने के बाद अगर इनको लगता है उनके दिए हुए एप्लीकेशन को अब विड्रॉ करने की उनकी इच्छा है, तो 90% ऑफ द COC ने अगर ये कह दिया कि इनको विड्रॉ करने का चांस दे दे. बिकॉज बहुत बार ये होता है जब केसेस आती है ना COC का गठन होने के बाद में, कंपनी के डायरेक्टर्स और इनको जब लगता है ना कि अब अपनी कुछ चलने वाली नहीं, शेयर होल्डर को लगता है अपने हाथ से सब चला गया, तो वीडियोकॉन के लोग आएंगे बोलेंगे साहब हम आपके पैसे दे देते हैं, आप यहां से निकल जाओ. तो 90% COC ने हां कह दिया तो फिर ये CIRP और सब कुछ तमाशा खत्म हो जाएगा और वीडियोकॉन वहां पे वापस पहले जैसे काम करेगी. कोई कह रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? देख लो भाई आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है? ये फात खान तुझे अकेले को नहीं आ रही है? डिस्टर्ब मत करो यहां पे क्लास में. फात खान ब्लॉक कर देंगे बेटा, तुझे गड़बड़ मत कर इधर. हाँ बेटा 90% ऑफ द वैल्यू. फात खान बेटा डिस्टर्ब मत कर, इज्जत से समझा रहे. ओके अपना सिस्टम खुद चेक करो. 90% अगेन वोटिंग शेयर ऑफ द कमिटी. अरे वोटिंग शेयर में वोट, अरे वोटिंग डिसाइड कैसे होती है? वोटिंग यहां पे नंबर ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं, नंबर कितने क्रेडिटर्स है वैसे नहीं डिसाइड, वैल्यूएशन के हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं. दिस इज टू बी अंडरस्टूड. ओके आगे बढ़ेंगे. डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक. एक क्या है मोरेटोरियम? वंस द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड. बताओ एक्सेप्ट कौन करेगा? NCLT. उसके बाद में अपॉइंटमेंट किसकी होगी? IRP की. उसके बाद में क्या होगा? बोलेगा IRP आया, अब मैं बजाने वाला हूं. दिस ना IRP आएगा ना, तो IRP आएगा तो पूरे दुनिया में डंका बजा के न्यूज़पेपर में कि मैं IRP आ गया. उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में कंपनी का मोरेटोरियम चालू होता है. यानी कि जिस दिन से एक्सेप्ट होता है ना, मोरेटोरियम का अर्थ होता है उसके बाद में कंपनी के असेट्स और लायबिलिटी को सेल करने का कोई चांस नहीं. एक दूसरी बात, जो लेसोर ने इनको कुछ प्रॉपर्टीज रेंट पे दी होगी वो वापस नहीं ले सकता. तीसरी बात, अगर इन्होंने इनके पास में कुछ गिरवी रखी चीजें होगी उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे. यानी कि कंपनी एकदम ऐसा जिंदा लाश की तरह काम करती है. आगे बढ़ेंगे. क्या लिखा है यहां पे? एक बार फिर थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं. आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी शैल पास फॉलोइंग ऑर्डर.
डिक्लेयर मोरेटोरियम एक बार एक्सेप्ट हो गया तो 180 दिनों के लिए मोरेटोरियम चलेगा। मोरेटोरियम में क्या होगा वो नीचे डिटेल में दिया हुआ है, मैं पढ़ लूंगा उसको आगे आगे। उसके बाद में क्या होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कौन कौन पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा? Cause a public announcement of the initiation of a corporate insolvency resolution process and call for submission of claims and appoint interim resolution professional in the manner as laid। क्या लिख रहा है ये? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है भाई, ये ऑलरेडी अपने बड़े चार्ट में दिखा था। तीन बातें होगी, वो बोलेगा मॉनिटरिंग चालू होगा, दूसरी बात पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, आईआरपी अपॉइंट होगा और वो बोलेगा पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, जिन जिनके क्रेडिटर से क्लेम है वो मुझे सब बताएं, तो फिर मैं क्लेम वेरीफाई करूंगा और आपके अंदर से मैं सीओसी का गठन करूंगा। आपको लगता नहीं ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी चार्ट में देखी थी? मैंने कहा था चार्ट में 32 सेक्शन कवर हो गए, ऐसी कोई चीज आपको सामने दिखेगी नहीं जो आपको पता नहीं है। आगे देखते हैं, मोरेटोरियम किसको बोलते हैं? एक मिनट, मैं आपको एक बार मोरेटोरियम पढ़ लिया हम लोग, आपके सवाल थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा। मोरेटोरियम इज अ डिले और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी। In legal context, it may refer to the temporary suspension of law to allow a legal challenge to be carried out. Temporary suspension. After the commencement of corporate insolvency, यानी कि जिस दिन 180 दिन चालू होते हैं उस दिन से लेके इन द प्रोसेस ऑफ काम पीरियड, यानी कि अगर कंपनी की सारी हलचल चल रही है, नए नए लोग केसेस डाल रहे हैं कंपनी के खिलाफ, कोई किसी ने कंपनी को पैसे देंगे, वो उसके प्रॉपर्टी लेके जा रहा है वापस, ये सारी चीजें हरकतें होती रहेगी ना, वो जो बंदा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना उसको काम नहीं करते आएगा। इसलिए उसके दिमाग में शांति होना जरूरी है, और उसके दिमाग में शांति होगी ना तो क्रांति कर सकता है, वो काम कर सकता है, कंपनी के लिए अच्छा रेजोल्यूशन प्लान बना सकता है। इसलिए उसको मोरेटोरियम कहते हैं। ड्यूरिंग विच ऑल द सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग एक्सेट्रा अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर्स आर हेल्ड इन अबेंस, यानी कि होल्ड पे रखते हैं, कोई नया केस नहीं चालू होगा और जो पुराने वो भी थक जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे। To carry out her task smoothly, क्या लिखा है? Professional to carry out his or her task smoothly and disallowing creditors and other stakeholders to take any individual action against the corporate। मतलब कुछ भी आप उसको एक्टिविटी मतलब आप बार बार धमकियां मत दो कि हम तेरे सामान उठा के लेके चल जाएंगे, तेरा कुछ कर देंगे, केस करेंगे, उसको डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज वो आपके पैसे वसूलने के लिए वो काम कर रहा है। सो डू नॉट डिस्टर्ब हिम, लेट हिम वर्क प्रॉपरली। Declaration of moratorium period. According to section 14 of the code, on the insolvency commencement date, the adjudicating authority shall by order declare moratorium। समझ में? जिस दिन एक्सेप्ट करेंगे ना उस दिन से मोरेटोरियम चालू होगा। एंड प्रोहिबिटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, जरा याद रखिए क्या क्या होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कोई भी नया सूट इनके ऊपर दाखिल नहीं हो सकता और पुराने सूट कंटिन्यू नहीं होंगे। और कंटिन्यूएशन ऑफ द पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट। यानी पहले कुछ मान लो कुछ कोर्ट का ऑर्डर भी आएगा तो उसका एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा, यानी कि नए केसेस दाखिल नहीं हो सकते, पुराने कंटिन्यू नहीं हो सकते, और कोई डिक्री या कुछ तो पहले ऑर्डर आया होगा, वो ऑर्डर में कुछ ऐसे लिखा होगा ये ऐसा करना जरूरी है, फॉलो करना, वो फॉलो भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफरिंग, इनकम्ब्योरिंग, एलाइनेटिंग, डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ द इट्स एसेट, यानी कि वीडियोकॉन ने अपनी कुछ एसेट एसबीआई को बोला होगा ये मैं आपको गिरवी रख रहा हूं, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये एसेट्स आपके हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि भले ये बोला होगा फिर भी एसबीआई ये एसेट्स को उठा नहीं सकता है अब, क्योंकि ये जो है ना ये अब मोरेटोरियम चालू हो चुका है। मोरेटोरियम में कुछ डिस्टर्ब मत करो बंदे को, लेट हिम वर्क प्रॉपर्ली, शांति दो उसको, शांति, ही इज वर्किंग फॉर यू ओनली। नंबर 3 guys, come on, any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property। वही लिखा है, बहुत सही लिखा है, ये मैंने ऑलरेडी बोला है। यानी कि ना वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते, भले ही देखो एक वीडियोकॉन, ये मोरेटोरियम पीरियड में वीडियोकॉन बोलेगा मैं ये बेच दूंगा वो बेच दूंगा, वो बेच नहीं सकता, प्रॉपर्टी ट्रांसफर। और दूसरी बात, अगर वीडियोकॉन ने कुछ गिरवी रखा होगा एसबीआई को तो एसबीआई वो लेने भी नहीं आ सकता। चौथी बात, the recovery of any property or the owner or lessor where such property is occupied by or in the possession of corporate। तो कॉर्पोरेट डेटर ने मान लो कुछ मशीन्स लीज पे ली थी तो लेसर आके वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले जा सकता। ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी थी। ये था मोरेटोरियम। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी जोड़े सा अभी तक की 4 बातें आपने सोची है। नंबर 1,
जब इसका मोरेटोरियम चालू हो रहा होगा, कोई भी नई केस दाखिल नहीं होगी, पुरानी केसेस कंटिन्यू नहीं होगी, और जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, कोई लेसर अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं लेके जाएगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को ना बेच पाएंगे ना ट्रांसफर कर पाएंगे, और साथ साथ में किसी को इन्होंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी होगी तो वो एसबीआई जैसे लोग इनसे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। या आगे इसमें कुछ चीज है, ये बहुत जरूरी था। मोरेटोरियम में कम से कम एक चीज अलाउड करना चाहिए। कौन सी? अगर मान लीजिए कुछ बेसिक इसेंशियल गुड्स, यानी कि कोई पानी लाके दे रहा है इनको, कोई चाय लाके दे रहा है, कोई खाना लाके दे रहा है, यानी कुछ मान लो मशीन के मेंटेनेंस का बहुत जरूरी काम है, ये सब काम होते रहेंगे। द थिंग्स विच आर वेरी इसेंशियल टू रिमेन ऑपरेशनल। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में कुछ चीजें होना, मान लो वीकली उनका कुछ मेंटेनेंस है, तो वो चीजें करने देना अलाउड करेंगे, ऑल्दो मोरेटोरियम चल रहा है। The supply of essential goods or services to be to the corporate debtor as may be specified shall not be terminated or suspended or interrupted। भले ही मोरेटोरियम चल रहा होगा, वो चीजें चलने दो जो बहुत essential है। Whether interim resolution professional or the resolution professionals as the case may be considers the supply of goods or services critical to protect and preserve the value of the corporate debtors and manage the operation of such corporate debtors as going concern, then supply of such goods services shall not be। वही लिखा है ना भाई। अगर कोई मान लो बड़ी मशीन से वीडियोकॉन के पास में, और अगर आप उसका मोरेटोरियम भी चालू है, पर हर वो मशीन को हर 8 दिन में मेंटेनेंस की जरूरत है, तो मेंटेनेंस करने देना पड़ेगा। वो मोरेटोरियम है इसका मतलब मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो चीजें बहुत जरूरी है वो करना अलाउड है। आगे बढ़े। Prohibits the act, prohibited acts prohibited during moratorium period shall not apply to such transaction as may be notified by the central government. A surety in the contract of the guarantor, prohibited during the shall not apply to such transaction as may be। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चीजें बोली होगी कि भले ही मोरेटोरियम हो रहा होगा, ये चीजें अलाउड करो तो अलाउड करना पड़ेगी। और दूसरी बात, a surety in a contract of a guarantee टू कॉर्पोरेट डेटर, यानी कॉर्पोरेट डेटर वीडियोकॉन है और उसकी गारंटी ली है रिलायंस ने, तो ये जो भी चीजें है वो एप्लीकेबल सिर्फ वीडियोकॉन के लिए, रिलायंस के लिए नहीं। रिलायंस को अपना काम करने दे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके। अ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी टू कॉर्पोरेट डेटर, यानी किसी ने उसकी गारंटी ली होगी, श्योरिटी बना होगा, तो ये मोरेटोरियम सिर्फ उस वीडियोकॉन तक ही सीमित रहे, किसी और तक सीमित ना रहे। ओके, आगे बढ़े। ये वीडियो YouTube पे अवेलेबल रहेगा, नो प्रॉब्लम। ओके। CS एग्जीक्यूटिव हो या कोई भी हो, हर किसी के लिए वीडियो एप्लीकेबल है। ये वीडियो हर कोई इंसान देख सकता है जिसको IBC समझना है। आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम। द ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर टिल द कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, यानी कि मोरेटोरियम कब तक चलेगा? जब तक CRP खत्म ना हो। सर CRP अगर मान लो 90 डेज एक्सटेंड हुआ तब तक भी मोरेटोरियम चलता रहेगा। The provision of section 14 subsection 1 of the code is not applicable to the on a surety in a contract of a guarantee, हो गया ना। Thus the recovery proceeding, insolvency resolution process or bankruptcy proceeding against the surety can be initiated even if moratorium is granted to corporate debtor। समझा क्या? मतलब वीडियोकॉन का श्योरिटी कुछ और है, रिलायंस है, तो उसके अगेंस्ट में आपको जो करना है वो कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको क्लब जो करना है कर सकते हैं। मोरेटोरियम का अधिकार जो है वो सिर्फ वीडियोकॉन का ही होगा। वीडियोकॉन की श्योरिटी को वो सारी चीजें से गुजरना पड़ेगा जो नॉर्मल है। इट इज क्लैरिफाइड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time in force, a license, permit, registration, quota, concession, clearance or similar grant or rights given by the central government, state government, local authority, regulator कुछ भी constituted under any other law for the time in force shall not be suspended or terminated on the grounds of the insolvency, subject to the condition that there is no default in the payment current dues arising for use of continuation of the license। यानी कि मान लो कोई कंपनी को कुछ तो सब्सिडी मिलती, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पे कोई सब्सिडी मिलती होगी, तो सब्सिडी अगर पहले से अलाउ की तो वैसे ही अलाउड होगी। यानी कोई मान लो ग्रांट किया है, कुछ चीजों का लाइसेंस दिया है, तो मोरेटोरियम चालू है, इसका मतलब वो जो ग्रांट किया है, वो जो लाइसेंस दिया है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएंगी, प्रोवाइडेड उन्होंने लाइसेंस के पैसे दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल और लेते
दारू बनाने की कोई फैक्ट्री, अगर उसको दारू बनाने का लाइसेंस दिया है तो दिया है, वो चल रहा है। यानी कि उसके, अंडरस्टैंड करो, उसको जो चीजें पहले से अलाउड करी है वो तो उसको, जो यहां पे लिखा है देखो, लाइसेंस दिया है, परमिट दिया है, कुछ कोटा दिया, कुछ कंसेशन दिया है, गवर्नमेंट ने मान लो उसको कुछ चीजें राइट्स दिए होंगे, उसको कुछ ये कर सकता है तो वो कर सकता है, तो जो चीजें उसको अलाउड की है तो अलाउड की है। मोरेटोरियम से वो जो अधिकार उसको मिले गवर्नमेंट की ओर से, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा आगे। When the moratorium period shall cease, कब सीज होगा ये? जब सीआरपी खत्म हो जाएगा। Provided that when any time during the corporate insolvency resolution process period, if the AA approves the resolution plan or passes an order for the liquidation of the corporate debtor, the moratorium shall cease to have effect. समझ गया क्या बोल रहा हूं? From the date of such approval और liquidate, क्या लिख रहा है ये? एक तो वो रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा। रेजोल्यूशन प्लान कब एक्सेप्ट होगा? एक तो 180 दिन में होगा, 90 दिन में होगा, 330 दिन में होगा। रेजोल्यूशन प्लान एक तो एक्सेप्ट हुआ, तो जिस दिन वो एक्सेप्ट हुआ उस दिन तक, रिजेक्ट हुआ उस दिन तक। यानी कि देखो, एक्सेप्ट हुआ तो क्या होता है, वो प्लान आगे कंटिन्यू होगा, तो फिर मोरेटोरियम खत्म होगा, मोरेटोरियम खत्म। अगर वो रिजेक्ट हुआ तो क्या चालू होगा? लिक्विडेशन चालू होगा, फिर भी तो मोरेटोरियम खत्म। यानी कि मोरेटोरियम कब तक होता है? अर्थात CIRP जब तक चालू है तब तक मोरेटोरियम चालू है, ये उसका मतलब है, और कुछ मतलब नहीं। After commencement of the corporate insolvency resolution, NCLT declare moratorium against the corporate debtor. Within a month of declaration, corporate debtor disposed of his property, allowed नहीं है. State the validity of the act. Answer as per the section 14. Any asset of corporate debtor during moratorium period of which is 180 days from the date of commencement is a prohibited. So such an act of the corporate debtor is what? Not valid. समझा? मतलब जब तक CIRP चल रहा है तब तक कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, लेसर अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले जा सकता है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, लीगल एक्शन नहीं ली जा सकती। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। However, as per regulation 29 IBBI, the resolution professionals may sell unencumbered assets of the corporate debtor other than in ordinary course of business not exceeding 10% of the total claims admitted. समझ गया कि क्या लिखा है? अच्छा है, पॉइंट याद रखिएगा। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे सेल अनइनकम्ब्योर्ड असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि वीडियोकॉन की 10% की वो मालमत्ता बेच सकता है जिसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है। अदर देन इन ऑर्डिनरी मे सेल other than in the ordinary course of business not exceeding the 10% of the total claims admitted, यानी कि टोटल क्लेम एडमिट हुआ 1000 का, तो यानी कि 100 करोड़ तक की वो प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ का अगर मान लो बोला है क्लेम्स, तो 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टी वो बेच सकता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की भी नहीं है और जिसके ऊपर कोई बोझ भी नहीं है। ये आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये सारी चीजें क्यों अलाउड है? कभी कभी कुछ चीजें करना बहुत जरूरी, कोई हो सकता है कोई चीजें पेरिशेबल है, या फिर मान लो कोई चीजें बहुत ही बेचना जरूरी है, वो खराब हो रही है, या उसका रहना बहुत ही बिल्कुल अलाउड, मुमकिन ही नहीं है। ऐसी चीजों को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। याद रखना, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। और कितना टाइम चलेगा? मे बी फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। आपको क्या लग रहा है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? आप बताओ मेन चार्ट के हम लोग कहां तक पहुंचे, देखते कितना दिमाग चल रहा है। आप बताओ हम लोग कहां तक पहुंचे, यहां पे कितना हुआ है हमारा? हमने ये सब कर लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ IRP हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, क्रेडिटर सबमिट हो गया, ये इतना ही हमने किया अब तक। ये सारी चीजें अभी होना बाकी है। ओके, अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? एक बार रिकॉल कर लिया। सेक्शन 4 के हिसाब से अब फटाफट जवाब देना, कितने करोड़ रुपए होंगे तो ही ये केस इनिशिएट होता है? कितने करोड़ का नॉन पेमेंट होना चाहिए? कितने करोड़ नहीं देने के बाद ही एक्शन हो सकता है? जवाब दो जल्दी से यार। 1 लाख और 1 करोड़, कम ऑन जल्दी बताओ, मैं रिवीजन ले रहा हूं। दर्शना, आपकी तबीयत ठीक है बेटा? 10 करोड़ किसने बोला आपको? हवली हो गई क्या? काइंडली रेक्टिफाई योर आंसर।
ओके, दूसरा सवाल, सेक्शन नंबर 6 में कौन से 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी बताओ। मोनिका कैरी, सीडी, यानी कॉर्पोरेट डेटर, यानी कौन, वीडियोकॉन, फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी एसबीआई, और ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी किसी ने भी जिन्होंने गुड सप्लाई किए होंगे। बिल्कुल सही। सेक्शन 7 के मुताबिक कौन अप्लाई करता है, जल्दी से बताओ। और सेक्शन 9 के मुताबिक कौन कर सकता है, और सेक्शन 10 के मुताबिक कौन अप्लाई कर सकता है और किसको कर सकता है। आपका समय शुरू होता है। सेक्शन नंबर 7, 9, 10। 7 में कौन अप्लाई कर सकता है, 9 में कौन कर सकता है, 10 में कौन। जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। अरे पूरा लिखो ना, सेक्शन 7 में, सेक्शन 9 में। यार ऐसे क्या आंसर दे रहा भाई यार। 1 लाख की लिमिट एक्सीड है क्या? रोहित तो हौला है क्या रे? अरे तू कहां था तू रोहित? ये पूरा होने के बाद पूछ रहा है तू राम की सीता कौन है? सेक्शन नंबर 7 में अप्लाई करने का राइट एसबीआई को दिया है, यानी कि किसको, फाइनेंशियल क्रेडिटर को। सेक्शन नंबर 9 में हु कैन मेक एन एप्लीकेशन एज व्हाट, कम ऑन गाइस, ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि जिन्होंने गुड सप्लाई की। और सेक्शन नंबर 10 के मुताबिक कौन अप्लाई कर सकता है, वीडियोकॉन खुद, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं, राइट। नाउ व्हाट वाज सेक्शन 11? सेक्शन 11 के मुताबिक आप बताएंगे कौन से 4 समय पे केस एडमिट ही नहीं हो सकती। एक, उनका सीआरपी चल रहा है, सीआरपी खत्म होने को 12 महीने भी नहीं हुए, जिनका लिक्विडेशन चल रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट गाइस, जिन्होंने रेजोल्यूशन प्लान की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। अब एक पूछेंगे आपसे सवाल, सेक्शन नंबर 12 के मुताबिक आप मुझे यहां पे क्या लिखा है, जरा देखिए क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 12 के मुताबिक कितना टाइम होता है कंप्लीट करने के लिए, 180 डेज। फर्दर एक्सटेंशन कितना होगा, 90 डेज। पर जिन जगह पे लीगल प्रोसीडिंग चल रही हो उन केस में द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम विल नॉट बी मोर देन 330 डेज। ये टाइम किसके लिए, सीआरपी, यानी कि रिजोल्यूशन प्लान बनाने का टाइम है। ये सारी बातें सेक्शन नंबर 12 में हमने देखी। तो अगर हमने सेक्शन नंबर 13 को भी देख लिया, क्या ऐसा ही तो कुछ देखा था, डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब ऑर्डर देते तब 3 चीजें लगती है, एक मोरेटोरियम चालू हो जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है कि आप अपने क्लेम जमा करवाओ, और साथ साथ में आईआरपी का अपॉइंटमेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर 13 भी खत्म हुआ। थोड़ा 12 को याद करते हैं, 12 इज अबाउट टाइम लिमिट। 13 को याद करते हैं, जैसे ही एक्सेप्ट होता है वो एप्लीकेशन, उसके अंदर 3 चीजें होती है। एक, मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है, किस बारे में, कि अब इस कंपनी का लीगल सीआरपी का प्रोसेस चालू हो चुका है, अब जिन क्रेडिटर्स को क्लेम करना है वो कर सकते हैं। और तीसरी बात, वहां पे आईआरपी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। कोविड-19 तो मिलेंगे ना एक्स्ट्रा डेज, क्यों नहीं मिलेंगे? आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा सेक्शन नंबर वापस रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है, कौन से 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 7 में क्या बोला है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 7 में, एसबीआई, दैट इज व्हाट, फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेक्शन नंबर 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर। सेक्शन नंबर 10 कॉर्पोरेट डेटर। सेक्शन नंबर 11 कौन से 4 कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 12 टाइम लिमिट 180, 90 एंड 330। एंड उसके बाद में सेक्शन नंबर 13 में लिखा है कि एक्सेप्ट करने के बाद में कौन से 3 काम किए जाते हैं। एक, मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है। दूसरी बात, आईआरपी को अपॉइंट किया जाएगा। तीसरी बात, पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 13 जहां पे हम लोग अभी है। आई थिंक सारे सेक्शंस आपको पूरी तरह से याद हो गए। अरे याद हुए क्या नहीं? कुछ कॉन्फिडेंस बताओ जरा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो। आपको समझ में आ रहा है? आपको कॉन्फिडेंसली सारे सेक्शन रिकॉल हो रहे क्या नहीं हो रहे? आई एम गोइंग टू टेक फॉर नेक्स्ट 9 मिनट्स मोर। सब लोग यस सर कह रहे। अरे आपको याद आ रहा है क्या, रिकॉल हुआ क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। बिपिन कह रहा है यस सर, यस सर। चरणजीत, चरमी, उर्वशी, राहुल नाहटा, पवन, रेखा, सब लोग को आग लगा दी। अभिषेक कह रहा है, संदीप कह रहा है बहुत क्लैरिटी है, चरणजीत कह रहा है जोश बहुत हाई है, दर्शना कह रहे रिकॉल हो रहा है, अक्षित सभी को बूस्टर बैच रख दो सर, बैच का नाम। ठीक है बेटा, थैंक यू, बूस्ट लगा देंगे। आगे बोलो, थोड़ा सा पढ़ेंगे 9 मिनट के लिए। पब्लिक अनाउंसमेंट
Interim resolution professional shall make the public announcement immediately after his appointment. Immediately refers not more than what? 3 days. 3 दिनों के अंदर वो अनाउंसमेंट कर देगा कि आया रे आया, IRP आया. Particularly the public announcement as per section 15 of the code, public announcement shall include the following: name and address of the corporate debtors, name of the authority with which the corporate debtor is incorporated, details of the interim resolution professional who shall be vested, लास्ट में पेनल्टी से क्या लिखा है, वापस से पढ़ते. पर्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, वो क्या लिखेगा पब्लिक अनाउंसमेंट में कि मेरा ये नाम है, ये मैं IRP हूं, मैं इस कंपनी का IRP बोल के चुना गया हूं, ये इंसान ने अप्लाई किया था, आप सभी को क्लेम सबमिट करना है, वो सारा डिटेल देगा. क्या लिखा? नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट, यानी कि वीडियोकॉन का चल रहा है. नेम ऑफ द ऑथोरिटी विथ विच द कॉर्पोरेट डेटर इज व्हाट? इनकॉर्पोरेटेड. कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है वो? डिटेल्स ऑफ IRP, वो खुद के बारे में बता कि मैं IRP हूं. पेनल्टीज फॉर फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स, जो क्रेडिटर्स झूठा झूठा बोलेगा तो उसको कितनी क्लेम लगेगी, कितना फाइन लगेगा वो भी. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स, कितने दिन में आपने क्लेम सबमिट करना चाहिए वो. डेट ऑन विच द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड्स, कौन से दिन पे एंड होगी. ये सारी चीजें उसने उस पब्लिक अनाउंसमेंट में लिखना चाहिए ताकि जो लोग क्लेम करना चाहते हैं उनको इस बारे में पूरी क्लैरिटी मिले. वापस से बात करें एक बार और. लेट्स स्टार्ट गाइस. पब्लिक अनाउंसमेंट में लिखेगा मेरा नाम क्या है, कौन से कंपनी के लिए मैं कर रहा हूं, कितने दिन में तुमने सबमिट करना चाहिए, CIRP कब खत्म होगा, जो क्लेम गलत करेगा उसको कितनी पनिशमेंट होगी, ये सारी बातें वहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट में यानी न्यूज़पेपर में या ऑफिशियल गैजेट में जाएगा, उसको वहां पे लिखना पड़ेगा. अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड पावर्स ऑफ IRP, ये इतना पढ़ेंगे, फिर आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे. ओके गाइस, आर यू रेडी? रेडी गाइस, रेडी? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस. क्या हमने ये चीज भी देख ली? सेक्शन नंबर 14 भी देख लिया हमने. मोरेटोरियम में एग्जैक्टली क्या क्या नहीं होता है. कैन यू प्लीज टेल मी मोरेटोरियम में कौन सी चीजें नहीं होती? नया लीगल प्रोसीडिंग नहीं आता, कोई एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिनको हमने गिरवी रखा था वो वापस नहीं आ सकते लेने, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है. साथ साथ में यहां पे लिखा है क्या बोलते हैं, कोई नया सूट नहीं आ सकता है. 4 बातें. एक तो नया कोई लीगल केस नहीं आ सकता, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, श्योरिटी आके नहीं ले सकता है, और कोई लेसर भी अपने प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. और मोरेटोरियम का पीरियड कितना था? जितना CIRP का पीरियड होता है. ओके, आगे सेक्शन 14 भी हो गया. सेक्शन 15 में क्या लिखा है जरा देखो तो, ऐसा ही कुछ है क्या? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या? सेक्शन नंबर 15 कितने दिन में अनाउंस करता है? आने के बाद में 3 दिन में अनाउंस करता है. क्या क्या लिखेगा? मेरा नाम क्या है, कौन सी कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है, कितने दिन में क्लेम सबमिट करना है, क्लेम गलत सबमिट किया तो क्या होगा, CIRP का एंड डेट क्या है, ये सारी बातें सेक्शन 15 में. तो एक बार सारे सेक्शन एक बार रिकॉल करें. सेक्शन नंबर 4 क्या है? सेक्शन नंबर 4 में कितने करोड़? 1 करोड़ कम से कम. सेक्शन नंबर 6 क्या लिखा है? अप्लाई कौन कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड व्हाट कॉर्पोरेट क्रेडिटर. सेक्शन नंबर 7 में कौन अप्लाई करता है? SBI यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर. सेक्शन नंबर 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर. सेक्शन नंबर 10 में वीडियोकॉन खुद करता है. सेक्शन नंबर 11 में क्या लिखा है? कौन से 4 हालात में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सेक्शन नंबर 12 में हमने क्या देखा था? पीरियड देखा था 180 + 90. सेक्शन नंबर 13 में क्या देखा था हमने कि अपॉइंटमेंट होने के बाद में कौन से 3 काम किए जाते हैं. एक तो IRP का अपॉइंट करते हैं, मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है, पब्लिकली अनाउंसमेंट करते हैं. सेक्शन नंबर 14 में हमने क्या देखा? मोरेटोरियम बोले तो एग्जैक्टली क्या होता है. सेक्शन 15 ने देखा कि जब वो पब्लिकली अनाउंसमेंट करते हैं उसमें क्या क्या चीजें एग्जैक्टली लिखी जाती हैं न्यूज़पेपर में. तो ये सारी चीजें आप समझे होंगे. सेक्शन नंबर 15 बोलना पब्लिक अनाउंसमेंट करते मतलब क्या करते हैं. सेक्शन नंबर 14 मोरेटोरियम. सेक्शन नंबर 13 अपॉइंटमेंट होने के बाद में एक्सेप्ट करने के बाद में कौन से 3 काम किए थे. सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर 12 क्या था मैं भूल गया. सेक्शन नंबर 12 क्या था? हाँ, एक्सटेंशन मतलब क्या 180 and 90 ऑल दैट. सेक्शन नंबर 11 कौन से 4 समय पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया. सेक्शन नंबर 10 वीडियोकॉन कब अप्लाई कर सकता है. सेक्शन नंबर 9 जिसने गुड्स सप्लाई किया वो कैसे अप्लाई कर. सेक्शन नंबर 7 SBI कैसे कर सकता है. सेक्शन नंबर 6 कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं. सेक्शन नंबर 4 1 करोड़ कम से कम ड्यू होना चाहिए. IRP चेंज कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते.
ये जरा यहां पे देखेंगे, लास्ट कुछ मिनट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल अपॉइंट आईआरपी ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, बिल्कुल करेंगे, अपॉइंट कर देंगे उसको। वेयर एप्लीकेशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इज मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर or the corporate debtor, the resolution professional as a process proposed in the application shall be appointed as what? जिसका एप्लीकेशन में नाम लिखा था उसको आईआरपी बोल के अपॉइंट करेंगे, अगर उसके खिलाफ कोई भी केस पेंडिंग नहीं है तो। Where the application for the corporate insolvency resolution process is made by an operational creditor and no proposal for an interim resolution profession is made, the adjudicating authority shall make a reference to the board for the recommendation of an insolvency professional who may act। यहां पे क्या लिखा था, ध्यान से देखिए, जब एप्लीकेशन करते हैं ना उसका ही नाम दिया होता है, फिर उसी बंदे को हम लोग आईआरपी करते हैं अपॉइंट, प्रोवाइडेड उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं। Where application of a CRP is made by an operational creditor, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर अप्लाई करता है, एंड नो प्रपोजल ऑफ आईआरपी इज मेड, तो कोई आईआरपी का नाम नहीं दिया, उस केस में क्या कर सकते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को बोल के वहां पे एक आईआरपी अपने बोलने से आईबीबीआई से लाता है। अदरवाइज जब जिस बंदे का नाम अगर दिया है तो उसी बंदे को आईआरपी करेगा, पर जब आईआरपी का नाम दिया ही नहीं है तो वह आईबीबीआई से ऐसे आईआरपी को बुलाते हैं। A proposal for IRP is made, the proposed resolution professional shall be appointed as an interim resolution professional if no disciplinary, वापस एक बात लिखिए, उस बंदे को अपॉइंट करेंगे जिसके खिलाफ कोई भी, अगर मान लो वो आईआरपी ही वाहियात है, वो उसके चरित्र पर ही दाग है, तो उसको आईआर, जो ये कंपनी बर्बाद है, वो आया हुआ खुद बर्बाद है और उसके खिलाफ ही केसेस चल रही है, जो खुद ही बर्बाद हुआ है लोगों को कैसे सुधारेगा आगे। The board shall recommend the name of an insolvency professional to the adjudicating authority against whom no disciplinary action। भाई सीधी बात है, अगर नाम दिया होगा तो उसको अपॉइंट करेंगे, नाम नहीं दिया होगा तो बोर्ड वाले को बोल के हम लोग मंगवाएंगे। पर किसी भी केस में ध्यान रखें, जिसको भी अपॉइंट किया है उसके खिलाफ कोई भी केसेस नहीं चलना चाहिए। लास्ट में पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने दिन का पीरियड इसका? द टर्म ऑफ इंटरिम शैल कंटिन्यू टिल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये बहुत अच्छी बात है। पहले ये बात अमेंडमेंट के पहले सिर्फ 30 दिन थी, अभी क्या बोला है, वो क्या हुआ था, 30 दिन तक बोलते थे ना, तो कुछ समय ऐसा था कि कंपनी के आईआरपी का पीरियड खत्म हुआ है और आरपी भी नहीं है, तो अब उन्होंने लिख दिया इस आईआरपी को तब तक चलने दो, तब तक काम करने दो जब तक आरपी नहीं आता। उसका काम क्या होगा, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है, वो हम लोग कल देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आईआरपी क्या काम करता है, क्या उसके ड्यूटीज होंगे, क्या पावर्स होंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे। पर मुझे लगता है ये चैप्टर हमने काफी हद तक काफी कुछ खत्म किया है। डे आफ्टर टुमारो विल बी द लास्ट डेट ऑफ दिस चैप्टर गाइस। आई होप अभी तक जितना पढ़ा है आपको वो समझा है। जरूर इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, आपके कमेंट्स लिखिए कि आपको कैसे लग रहा है। आपको अच्छा लिखता है तो दूसरे ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर करें। और कल से वापस स्टे ट्यून, कल वापस हम लोग मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। अगेन टुमारो विल मीट इन द मॉर्निंग। I think tomorrow we'll meet in the morning। कल हम लोग 2 अलग पार्ट में इसको खत्म करेंगे। आई थिंक टुमारो अगेन थोड़ा सा जल्दी चालू करने का मेरा विचार है, तो आई थिंक टुमारो विल स्टार्ट 1 बजे के आसपास, या सो गाइस लेट्स मीट टुमारो इन द आफ्टरनून 1 o'clock। 1 बजे कल मिलेंगे, तो 1 बजे कल मिलते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आई सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। 1 बजे से लेते हैं 6 बजे। कौन बोल रहा है भाई? इट्स लंच टाइम सर। 1 बजे तुम खाना वाना खा लो ना भाई, खाना खा के आप रेडी हो जाना। आप पूरा लेक्चर खत्म ही करना है। हमारा टारगेट हुआ कल, हो सकता है कल ही खत्म हो सकता है परसों खत्म हो, पर उसके बाद में नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। और सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर आएंगे। कीप वॉचिंग गाइस, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बंद करना है, बंद कर दे।